गहरी रात में यूनिवर्सिटी कैंपस के शांत कंक्रीट से भरे फैलाव के बीच बॉयज डॉर्मिटरी थकान का एक विशाल मोनोलिथ बनकर खड़ी है। जब बाकी दुनिया कब की सपनों की आरामदायक गोद में खो चुकी है, तब एक खिड़की जिद्दी चुनौती देती हुई जल रही है। अंदर हवा में बासी एनर्जी ड्रिंक्स की गंध और अपनी हदें पार करता एक कॉलेज स्टूडेंट की खामोश बेबसी घुली हुई है। हम अपने प्रोटैगनिस्ट ली को कंबलों में दबा हुआ पाते हैं। उसकी चश्मे की लेंस पर उस किताब की कठोर नीली रोशनी चमक रही है जिसे वो किसी भी तरह छोड़ नहीं पा रहा। देर हो चुकी है, बहुत ज्यादा देर। कमरे की चुप्पी को सिर्फ नींद की भारी सांसें और पलटते पन्नों की सरसराहट तोड़ती है। ली पूरी तरह निचड़ा हुआ दिखता है, आंखें भारी, माथे पर पसीने की बूंदें और मुंह थोड़ा खुला, थकान और पूरी तरह डूब जाने के अजीब मिश्रण में। उसके हाथ में एक सस्ती वेब नॉवेल है जिसके कवर पर खूबसूरत खतरनाक औरतों के चेहरे चिपके हैं। एक गिल्टी प्लेजर जिसका नाम द सुप्रीम विलनेस या शायद उससे भी ज्यादा जेनरिक कुछ। ये वही किस्म की कहानी है जिसे आप हकीकत की कुचलती बोरियत से भागने के लिए पढ़ते हैं। और ली पूरी तरह एस्केपिज्म में डूबा है। ऊपर की बंक से या कमरे के किसी कोने से एक आवाज इस धुंध को चीरती है। उसका रूममेट सरसराहट और रोशनी से तंग आकर पुकारता है, ली, पढ़ना बंद कर, कल 8 बजे की क्लास है, सो जा अब। आवाज दबाई हुई, ऊंघती हुई, हकीकत ली की फैंटेसी में घुसपैठ करने की कोशिश करती हुई। लेकिन ली बस आह भरता है, एक भारी खड़खड़ाती सांस जो मानो उसके पूरे शरीर की हवा निकाल लेती है। ओह, हाँ, सो टायर्ड, वो बुदबुदाता है, किताब पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती हुई। पन्नों के शब्द धुंधले होने लगते हैं। सुबह की लेक्चर्स वाली कठोर हकीकत और नॉवेल की रंगीन खतरनाक दुनिया के बीच की रेखाएं घुलने लगती हैं। जैसे ही उसकी आंखें आखिरकार बंद होती हैं, डॉर्मिट्री का अंधेरा मिट जाता है, लेकिन नींद के शून्य से नहीं, बल्कि रंग, आवाज और खुशबू की तेज बाढ़ से। ट्रांजिशन झटकोर देने वाला है। पुराने टेक्स्ट बुक्स की गंध की जगह महंगे इंसेंस की चिपचिपी खुशबू और छलके हुए वाइन की धात्विक महक ले लेती है। हम अब डॉर्म रूम में नहीं हैं, हम टेक्स्ट के भीतर हैं। हम वैंग ज़ैमिली की नैरेटिव में प्रवेश कर चुके हैं, खास तौर पर कुख्यात मास्टर जैंग के भव्य भोग विलासी बर्थडे बैंक्वेट में। जो दृश्य खुलता है वो शुद्ध, बिना फिल्टर की डेकेडेंस है। हवा भाप से भरी है, गुलाबी सी धुंध जो लग्जरी और लस्ट दोनों का संकेत देती है। मास्टर जैंग, भेड़िए जैसे कान और ऐसी नजर जो जिसे छुए निगल जाए, इस ब्रह्मांड का केंद्र है। वो मांस और रेशम के सागर में ढीला पड़ा है। उसके चारों ओर सुंदरियां लिपटी हैं, उसकी जरा सी तवज्जो के लिए। होड़ में स्क्रीन पर टेक्स्ट बताता है कि मास्टर जैंग अपना जन्मदिन एक ग्रैंड बैंक्वेट से मना रहा है, मगर ये पार्टी कम और एब्सोल्यूट डोमिनेंस का प्रदर्शन ज्यादा लगती है। एक भारी भरकम आदमी, ब्रदर हुआंग, झुककर पास आता है। उसका चेहरा चिकनाई और बेबसी से चमक रहा है, हाथ में वाइन का छोटा कप, उसका पोस्चर पूरी तरह सबमिसिव, इस अय्याशी के बीच एक बिजनेस डील साधने की कोशिश। ब्रदर हुआंग, जैंग गुर्राता है, गोद में बैठी औरतों में से एक से खेलते हुए। सुना है तुम अपनी कुछ फीमेल स्लेव्स बेच रहे हो। ब्रदर हुआंग आह भरता है, लंबी, दयनीय, जो कुछ पल पहले रियल वर्ल्ड में ली की थकान की याद दिलाती है। लंबी कहानी है। हुआंग शिकायत करता है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश में। घर पर चक्की खींचने वाले बैल गधे बहुत बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं कर पाते, ऊपर से बीमार रहते हैं। मेरी पत्नी चाहती है कि चक्की खींचने के लिए मेल स्लेव्स खरीदे जाएं। वो इशारों में बताता है, उसकी जलन साफ। मेरी परिवार की हैसियत जैंग फैमिली जैसी नहीं, इसलिए मेल्स खरीदने के लिए कुछ फीमेल स्लेव्स बेचनी पड़ेंगी। ये एक ठंडी कर देने वाली बातचीत है, मवेशियों की कीमतों पर बात करते आदमियों जैसी बेरुखी, जबकि पृष्ठभूमि में नरम त्वचा और चमकते गहने हैं। जैंग सर पीछे फेंक कर हंसता है, तीखी, भौंकती हुई हंसी। उसे हुआंग की गरीबी मजेदार लगती है। पता है क्या, मेरे घर के मेल स्लेव्स चक्की पशुओं से कम नहीं खींचते। जैंग डींग मारता है, लालटेन की रोशनी में उसके दांत चमकते हैं। और कमांड्स भी समझते हैं। वो मुस्कुराता है, अपने सेवकों को कितनी गहराई से उसने अमानवीय बना दिया है इस पर गर्व करता हुआ। माहौल बदलता है जब हम कमरे की औरतों का पर्सपेक्टिव देखते हैं। आधुनिक नजर से ये एक नाइटमेयर है, लेकिन इस टेढ़ी नोवेल वर्ल्ड में जैंग को कैच माना जाता है। लोमड़ी के कान वाली एक सुंदर औरत उसकी छाती से गाल लगाती है, बड़ी बड़ी पूछती हुई आंखों से ऊपर देखती हुई, या शायद ऐसी आंखें जिनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना तेज है कि एडोरेशन जैसा दिखता है। मास्टर, वो मीठी आवाज में कहती है, उसका चेहरा छूते हुए, प्लीज मुझे भी खरीद लीजिए। सुना है आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। एक और लड़की, लाल लाल, उत्सुक, उससे चिपक कर फुसफुसाती है,
आज अगर आपको मजा आया हो तो मास्टर जैंग से स्लेव के लिए अच्छा शब्द कह दीजिए। मुझे हैंडमेडन बनना है। उनकी हालत की त्रासदी जैंग तक पहुंचती ही नहीं। उसे उनकी बेबसी नहीं दिखती। उसे सिर्फ अपनी ताकत दिखती है। वो उन्हें कसकर पकड़ता है। उसका चेहरा घमंड की हंसी में मरोड़ खाता है। वो दहाड़ता है, बाथ हाउस में गूंजता हुआ। मास्टर जैंग के घर स्लेव बनना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। सीन पीछे हटता है। हैरम का पूरा पैमाना दिखाता है। हर नस्ल की औरतें, ह्यूमंस, बीस्टकिन, डीमंस, बेडिंग पूल के चारों ओर बिखरी हैं। कोई मालिश कर रहा है, कोई वाइन उंडेल रहा है, कोई बस सजावट बनकर मौजूद है। भाप से भरी हवा और नो एंट्री सिंबल्स सबसे एक्सप्लिसिट हरकतों को सेंसर करते हैं। ये इशारा देते हैं कि यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ सेंशुअल नहीं बल्कि प्रेडेटरी है। जैंग लोमड़ी के कान वाली एक लड़की की ओर झुकता है। उसकी आवाज नकली फुसफुसाहट में गिरती है, असंभव सपनों से उसे छेड़ते हुए। अगर मैं कुछ शब्दों से तुम्हें फिर से इंसान बना दूं, वो बात अधूरी छोड़ देता है। वादा हवा में लटकने देता है, फिर कुचल देता है। तो सूअर पेड़ों पर चढ़ेंगे। वो फिर दहाड़कर हंसता है, कठोर और क्रूर। अगर तुम किसी सुअरी को पेड़ पर चढ़ना सिखा दो तो हम तुम्हें ह्यूमन स्टेटस दे देंगे। उसका एंटोराज भी साथ हंसता है। उनकी जबरन हंसी खोखली गूंजती है। उनके लिए डेमी ह्यूमन के अधिकार एक अल्टीमेट मजाक है। लेकिन हंसी और पानी की छींटों के बीच एक नई अफवाह घूमने लगती है, शोर को चीरती हुई, चाकू की तरह। कैमरा जैंग के चेहरे पर टिकता है। नशे की मस्ती अब तेज, शिकारी फोकस में बदल चुकी है। सुना नहीं, पीछे से एक आवाज फुसफुसाती है। यंग मास्टर जैंग को ली युआनी के घर की उस बेचारा डीमन स्लेव पसंद आ गई है और वो कीमत पर मोल भाव करने वहां बार बार जा रहा है। जैंग होंठ चाटता है, आंखें सिकुड़ती हैं। दर्जनों औरतों के बावजूद वो संतुष्ट नहीं। उसे और चाहिए, वो एक चीज जो उसके पास अभी नहीं। गॉसिप जारी रहती है, जुनून की तस्वीर खींचती हुई। मेरी मानो तो अगर वो डीमन स्लेव यंग मास्टर जैंग के साथ चली जाए तो ये 8 जन्मों की किस्मत होगी। सीन बाथ हाउस की शानो शौकत से कटकर चमकते नीले आसमान के नीचे एक साधारण मौसम से घिसी लकड़ी की झोपड़ी के बाहर पहुंचता है। मगर धूप भी अंदर चल रहे काले सौदे को ढक नहीं पाती। हम ली युआनी को पाते हैं, वही आदमी जो हमारा थका हुआ स्टूडेंट बनने वाला है, अपने ही घर में घिरा हुआ। सामने खड़ा है यंग मास्टर जैंग, जंगिया रंग के महंगे रोब्स में लिपटा, हकदार भूख का चलता नमूना। जैंग सेल्स पिच के बीच में है, लेकिन लहजा तिरस्कार से टपक रहा है। यंग मास्टर ली, वो मोल भाव करता है। उसकी आवाज तेली। पैसों के अलावा मैं तुम्हें 2 एडिशनल फीमेल स्लेव्स दूंगा। जब जवाब में खामोशी मिलती है तो वो स्मर्क करता है, आंखें पतली। ली युआनी, क्या सच में तुम एक फीमेल स्लेव के लिए सबको नाखुश करोगे? वो झुककर उसकी गरीबी पर तंज कसता है। कहीं अपनी ही स्लेव से लगाव तो नहीं हो गया? लोगों को हंसाओ मत। जैंग 3 उंगलियां उठाता है, जिंदगियों को पोकर चिप्स की तरह। तो 3 दूंगा, वो घोषणा करता है, यकीन के साथ कि हर आदमी की एक कीमत होती है। वो अपने स्टॉक की शेखी बघारता है। उसके घर की औरतें टॉप नॉच हैं और कुत्तों से भी ज्यादा आज्ञाकारी। उसकी नजर ली के पार सायों में खड़ी सफेद बिल्ली कान वाली कांपती लड़की पर टिकती है। जैंग के लिए वो बस एक प्रोडक्ट है जिसे तोड़ना है। तुम्हारे घर वाली काफी जिद्दी लगती है। वो तिरस्कार करता है, फिर ठंडी पेशकश करता है। मैं इसे ट्रेन कर दूं? तनाव टूटता है। बिखरा हुआ ढीली सी पॉस्चर में बैठा ली युआनी, जिसमें गुस्सा छुपा है, आखिर फट पड़ता है। बुलशिट! क्या मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह है? वो दहाड़ता है, आंखों में गर्व चमकता है। तुम्हें लगता है मैंने पैसा नहीं देखा? लेकिन जैंग उछाल को नजरअंदाज करता है। वो आगे बढ़ता है, हाथ झपटकर लड़की की ठुड्डी पकड़ता है, उसे जबरदस्ती ऊपर देखने को मजबूर करता है। उसकी बैंगनी आंखें डर से फैली हैं, गाल लाल। वो छूटने की कोशिश करती है, बस एक दबा हुआ मह निकलता है। जिद्दी हो, जैंग उसे चिढ़ाता है, उसकी बेबसी में मजा लेते हुए। ली युआनी बीच में आता है, डटा हुआ। तभी लड़की फर्श पर गिरती है, कांपती हुई। 10 भी दोगे तो भी ट्रेड नहीं करूंगा, ली चिल्लाता है। मेरी चीजें मेरी हैं, सड़े भी तो मेरे घर में। ये वीरता नहीं, जिद्दी गर्व से जन्मी रक्षा है। जैंग प्रभावित नहीं होता, बाहें बांध लेता है। मुझे नहीं लगता तुम्हें वो उतनी पसंद है, फिर रख क्यों रहे हो? अपने काम से काम रखो। जब पैसा काम नहीं आता, जैंग धमकियों पर उतर आता है, चेहरा सख्त। तुम्हारे परिवार की मौजूदा हालत में फेस सेविंग ऑफर ठुकरा रहे हो, वो उपदेश देता है, पुराने जख्म को रेतते हुए। अपने पिता जैसे जिद्दी, इतनी जिद कि परिवार पतन में चला गया। वो करीब आता है, पर्सनल स्पेस तोड़ता हुआ, आवाज स्याह फुसफुसाहट। ली युआनी, सीधे कहूं तो 10 ली के दायरे में मैं हाथ पलटते किसी को बना बिगाड़ सकता हूं। दूरी मिट जाती है, नाक से नाक, हवा में हिंसा चटकती है। मुझे ऐतराज नहीं, मेरे पिता तुम्हारे परिवार से फिर निपट लें। जैंग धमकाता है, वही ताकत जो ली के पूर्वजों को कुचल चुकी है। ली युआनी के दांत भिजते हैं, पुतलियां गुस्से से कांपती हैं। कमबख्त, मैं। वो वाक्य पूरा नहीं होता। क्रैक! एक पल में हिंसा फूट पड़ती है।
भारी लकड़ी का तख्ता ली युआनी के सिर के किनारे टूटता है, कायराना बेरहम वार। ये जैंग नहीं, बल्कि पीछे छिपा उसका गंजा गुर्गा करता है। किरचियां उड़ती हैं, ली की आंखें झटके से फैलती हैं, फिर पलट जाती हैं। वो वहीं ढेर हो जाता है, होश की रोशनी बुझती हुई। कमरे में भयावह सन्नाटा छा जाता है। बिल्ली कान वाली लड़की रेंग कर गिरे शरीर तक पहुंचती है। उसके हाथ खून के तालाब के ऊपर बेबस कांपते हैं। ओ नहीं, वो सांस नहीं ले रहा। वो चीखती है, आवाज में घबराहट। गुर्गा भी हिल जाता है, गंजे सिर पर पसीना, हकीकत उतरती हुई। क्या करें यंग मास्टर, वो हकलाता है। बदमाशी से कत्ल की रेखा पार हो चुकी है। लेकिन जैंग बर्फ सा ठंडा। धिक्कार है, टोस्ट ठुकराया, अब सख्त तरीके से पीना पड़ेगा। वो बड़बड़ाता है, लाश को झुंझलाहट से देखते हुए। उसके परिवार को आफ्टर लाइफ में मिलवा देते हैं, ये तो नेक काम है। वो सिसकती लड़की पर शिकारी नजर डालता है। डीमन स्लेव को बांधो और शहर के चौराहे में घुमाओ, वो आदेश देता है। तुरंत कहानी घड़ते हुए कहना कि अचानक डिमोनिक आउटबर्स्ट हुआ और उसने अपने मास्टर को मार दिया। जब उसके आदमी चीखती लड़की को घसीटते हैं, मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ो। जैंग पाखंडी धर्मात्मा बनकर घोषणा करता है। जैंग फैमिली आज इस डीमन स्लेव को रिफाइन करेगी और लोगों को इस खतरे से छुटकारा दिलाएगी। सीन झोपड़ी के क्रूर अंदरूनी हिस्से से फेड होता है और हकीकत में स्नैप करता है। हाँ, एक हाफती सांस अंधेरे डॉर्म रूम में गूंजती है। शुरुआत का थका हुआ स्टूडेंट झटके से जागता है, शर्ट पसीने से भीगी। मगर कुछ गलत है। हवा नीले डेटा स्ट्रीम से चमक रही है। जो किताब वो पढ़ रहा था फर्श पर खुली पड़ी है, अलौकिक रोशनी में चमकती हुई। कुफ्फू, वो बुदबुदाता है, उलझा हुआ, अपनी बंक से नीचे देखते हुए। कमरा डिजिटल मैट्रिक्स में घुल जाता है। नीले पिक्सल दीवारों और फर्श को निगल लेते हैं। उसकी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक मैसेज चमकता है, उसकी सामान्य जिंदगी का अंत और नई की शुरुआत। करेक्टिंग द स्टोरी लाइन। विलेन मर चुका है, हीरो आ चुका है और सिस्टम ऑनलाइन है। इसके बाद कहानी हमें एक जनजाति के मुख्य चौक में ले जाती है, जहां पूरा माहौल काफी रस्टिक और ओल्ड स्कूल वाइब वाला है। दूर से हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़की को घेरे हुए हैं और उनमें से एक कह रहा है कि वो अब भी कांप रही है। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, पता चलता है कि वो एक फॉक्स गर्ल है और एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट चीखते हुए जाग उठता है, किसी को भी उसे छूने से मना करता हुआ। ली युआनी हड़बड़ा कर उठता है, उलझन में कि वहां चिल्ला कौन रहा था। सिर पकड़ते हुए हमारा हीरो चक्कर आने की शिकायत करता है और सोचता है कि वो आखिर है कहां। उसी वक्त लड़कों में से एक गुस्से में चिल्लाता है कि लड़की ने उसे काट लिया है और बाकियों से कहता है कि उसे बाहर घसीट कर ले जाओ। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह क्लूलेस है कि हो क्या रहा है। तभी वो झोपड़ी से बाहर निकलता है और सीधे उन अजीब आदमियों के सामने आ जाता है। उनमें से एक शिकायत करता है कि वो लड़की तो बस एक स्लेव है और कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि ली युवानी उससे नफरत करता है। फिर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि ली युवानी भी कोई सेंट नहीं है। ली युवानी के दिमाग में हलचल मच जाती है। वो सोचता है, क्या वो किसी नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। तभी उसे एहसास होता है कि जिसे सताया जा रहा है वो फीमेल लीड है, कुफू। फिर हमारे लड़के को याद आता है कि नॉवल का नाम था द विलन्स हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी। जब उनमें से एक उसे मुड़कर ल्युवानी कहकर बुलाता है, तब जाकर सब साफ हो जाता है। उस पल बिजली की तरह उस पर सच्चाई गिरती है, वो इस कहानी का विलन है। उसी समय एक आदमी उसके हाथ में एक डंडा थमा देता है। वो कहता है कि भागी हुई स्लेव पकड़ी गई है और अब उसे डील करना ली युवानी की बारी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि नॉवल में विलन तो सिर्फ 3 दिन ही टिका था, ये तो पूरी तरह रिप ऑफ है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, आसमान से एनर्जी का एक विशाल स्तंभ उतरता है। फिर एक तैरता हुआ स्फीयर प्रकट होता है और अपना परिचय देता है, डोडिंग द प्लॉट सिस्टम। सिस्टम समझाता है कि उसके मिशन में विलनेसेस को रिफॉर्म करना है ताकि वे उससे प्यार करने लगें। ली युवानी सन्न रह जाता है और पूछता है कि कहीं सिस्टम ने कहानी गलत तो नहीं पढ़ ली। डोडिंग चेतावनी देता है कि अगर किसी विलनेस की करप्शन वैल्यू 5 स्टार्स तक पहुंच गई तो उसी पल गेम ओवर हो जाएगा। तभी सिस्टम अलर्ट करता है कि फीमेल लीड की करप्शन वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। लड़कों में से एक को अजीब लगता है कि ली युवानी बस खड़ा है। वो उससे अपना परफॉर्मेंस दिखाने कहता है और वो लड़की को मार देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चीख पड़ता है, पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। आदमी उसकी आवाज से चौंक जाता है। ली युआनी आगे बढ़कर लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि वो देखना चाहता है कि कौन उसे बुली करने की हिम्मत करता है। तभी अचानक हरे बालों वाली एक औरत प्रकट होती है। उसकी आवाज में स्मगपन है। वो हैरान लगती है कि ली युआनी कुफू को बचा रहा है।
सिस्टम चेतावनी देता है कि करप्शन वैल्यू और भी तेजी से बढ़ रही है और हमारा हीरो समझ नहीं पाता क्यों। तभी ली युआनी खुद को इडियट कहता है। उसे एहसास होता है कि वो इस समय कूफू का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये समझते ही वो पूरी तरह स्ट्रैटेजी बदल देता है। प्रोटैगनिस्ट ऐलान करता है कि ये लड़की उसकी है और किसी को भी दखल देने का हक नहीं। लड़के नतीजा निकालते हैं कि ली युआनी बदला नहीं, बस और ज्यादा पजेसिव हो गया है। हमारा लड़का सबको चेतावनी देता है कि उससे दूर रहें और जो दोबारा उसे छुएगा उसका अंजाम बुरा होगा। फॉक्स गर्ल को ये सब अजीब लगता है। वो चुपचाप उसे देखती है। कूफू उसके रवैये से उलझन में है और घबराई नजरों से देखती है। ली युआनी उसे जल्दी घर लौटने के लिए कहता है और सिस्टम उसे बधाई देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाकर पूछता है कि क्या वो उसे पेशेंट आदमी समझती है। लड़की अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर पकड़ लेती है। कूफू उठकर ली युआनी के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में अविश्वास है। हीरो और फॉक्स गर्ल मुड़कर चल देते हैं। दूर से किसी की नजर उन पर टिकी है। रहस्यमयी हरे बालों वाली औरत बुदबुदाती है कि ये ली युआनी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ली युआनी ओरिजिनल विलन की तरह बर्ताव करता है। लड़की को धमकाते हुए कहता है कि कदम तेज करे। बेचारी फॉक्स गर्ल पूरी तरह थकी हुई है, मुश्किल से खड़ी रह पा रही है। तभी वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। हमारा हीरो सोचता है कि उसकी हालत कितनी दयनीय है और उसे किसी तरह बचाना होगा। अपने ठिकाने पर वापस आकर वो बिस्तर पर बैठकर सिस्टम से बात करता है। वो पूछता है कि क्या कोई स्टार्टर पैक वगैरह है। सिस्टम शिकायत करता है कि उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन आइटम शॉप खोल देता है। ली युआनी सोचता है कि इतने कम पॉइंट्स में कुछ काम का नहीं मिलेगा। फिर वो सिर्फ 2 पॉइंट्स में मिलने वाला महिलाओं के कपड़ों का एक सेट खरीद लेता है। वो सोचता है कि 3 दिन हो गए हैं और वो अभी तक जागी क्यों नहीं। तभी कूफू धीरे धीरे आंखें खोलती है और सिस्टम खुशी से ऐलान करता है कि फॉक्स गर्ल आखिरकार जाग गई है। ली युआनी राहत की सांस लेता है कि वो ठीक है। वो खाने का कटोरा लेकर उसके पास जाता है और उसे पीने को कहता है। अचानक करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है और हमारा हीरो घबरा जाता है। पॉइंट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उसे लगता है कि खाने में जहर है। ली युआनी नकली खांसी करता है, फिर एक्ट जारी रखते हुए चिल्लाता है कि वो सब पी ले, वरना वो जबरदस्ती पिलाएगा। वो कटोरा उसकी तरफ बढ़ाता है और धमकी देता है कि अगर उसने तुरंत दवा नहीं पी तो उसे बाहर फेंक देगा। डरी हुई लड़की अजीब तरल पीना शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि यही उसका अंत है। खत्म करने के बाद वो पूछती है कि अब वो उससे और क्या चाहता है। कूफू सोचती है कि वो मरने वाली है और बचने का कोई रास्ता नहीं। निराश होकर वो खुद ही सब खत्म करने का सोचती है। हमारा हीरो उसकी मंशा भांप लेता है और उसे धमकाता है। कहता है कि ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना। वो उसके लिए खाने की एक प्लेट छोड़ देता है। जब वो बाहर निकलता है, एक हरी सांप उसे देखती है और कपड़ों व खाने के बारे में सवाल करती है। वो सांप चमकने लगती है और आकार बदलती है। कुछ ही पलों में वो हरे बालों और आकर्षक शरीर वाली औरत बन जाती है। वो सोचती है कि उस लड़के में कुछ अलग था, मगर फिर इसे बेकार की बात मान लेती है। दूसरी फॉक्स लड़कियां आती हैं और उसे ज़ेन ही कहकर फल तोड़ने बुलाती हैं। ज़ेन ही मान जाती है और उन्हें एक शातिर मुस्कान देती है। ली युआनी लड़की से पूछता है कि क्या वो खाने की हकदार भी है। वो कहता है कि वो तो कूड़े में से कुछ ढूंढती हुई लगती है और उसे जल्दी कपड़े बदलने को कहता है। वो धमकी देता है कि अगर एक भी कण छोड़ा तो सारा खाना उसके सिर पर उलट देगा। करप्शन 1 पॉइंट बढ़ जाता है और सिस्टम बताता है कि उसे अब भी लगता है खाना जहरीला है। हमारा हीरो सोचता है कि पिछले मालिक ने उसके साथ इतना बुरा कैसे किया होगा। वो चिकन लेग उठाता है और कहता है कि वो इसे खाने की हकदार नहीं, फिर खुद ही उसे खा जाता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और अपने ही रिएक्शन पर हैरान हो जाता है। तभी कूफू खाने की ओर झपटती है। वो चिकन लेग को बेतहाशा खाने लगती है। खाते खाते उसकी भावनाएं टूट पड़ती हैं और उसे रोना आ जाता है। उसे एहसास होता है कि इसमें जहर नहीं था। सिस्टम खुशी से ऐलान करता है कि कूफू की करप्शन वैल्यू पहली बार घटी है। हमारा लड़का सोचता है कि पिछले मालिक ने इतनी खूबसूरत लड़की के साथ इतना बुरा कैसे किया। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और अपनी गंदी बिखरी हालत पर शिकायत करता है। सिस्टम बताता है कि ओरिजिनल ली युआनी का डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा था और उसे याद नहीं। फिर सिस्टम जोड़ता है कि नॉवल वाला ली युआनी 3 महीने से नहाया नहीं था, जो हमारे हीरो को पूरी तरह डिस्गस्ट कर देता है। ली युआनी हार मानते हुए पूछता है कि क्या वो 1 पॉइंट खर्च कर शावर जल खरीद सकता है। सिस्टम सौदा मंजूर करता है और बेदिंग आइटम्स दे देता है। वो 1 पॉइंट में फर्स्ट एड किट भी खरीदता है फॉक्स गर्ल की देखभाल के लिए। सिस्टम बताता है कि शॉप के सारे आइटम्स हमेशा के लिए यूजेबल है, जिससे हमारा लड़का चौंक जाता है। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या कुफू को डिनर मिल गया है, ये सोचते हुए कि वो खा चुकी होगी। वो कमरे का दरवाजा जोर से खोल देता है। फॉक्स गर्ल डर के मारे खाना रोक देती है। हमारा हीरो हैरान होता है कि उसने अब तक खाया क्यों नहीं, और सिस्टम याद दिलाता है कि वो अभी घायल है।
खौफनाक लहजे में वो उसे डांटता है कि क्या वो लेफ्ट ओवर्स छोड़ने की हिम्मत कर रही है। डरावनी मुस्कान के साथ वो कहता है कि लेफ्ट ओवर्स छोड़ने वालों का अंजाम उसे याद रहेगा। उसकी घूरती नजर से वो ठंडे पसीने में नहा जाती है। वो उसके पास बैठ जाता है और वो डरते हुए बाकी खाना खत्म करती है। तभी वो जेब से कुछ निकालता है। कुफू सोचती है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने का नया तरीका ढूंढ लाया है। वो उसका पैर पकड़ता है और कॉटन से दवा लगाता है और बेचारी लड़की सोचती है कि ये जहर है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे समझाने से बेहतर है वो यही माने कि उसे चोट पहुंचाई जा रही है। वो खाते समय उसे चढ़ाता रहता है। फिर ली युआनी उसका हाथ पकड़ता है और जख्मों का इलाज करता है, कहते हुए कि दवा चुभेगी। थोड़ी देर में वो इलाज पूरा कर लेता है। वो कहता है कि दवा लगा दी है और अब जा रहा है। कुफू चौंक जाती है। उसे एहसास होता है जो लगाया गया था वो सच में दवा थी। वो जल्दी से चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है, उसे अकेला छोड़कर ना जाने की विनती करती है। वो पूछती है कि क्या ये उसका कमरा नहीं है। बाहर ठंडी हवा में हमारा हीरो कांपता है और खुद को समझाता है कि ये सब सहना वर्थ इट होगा। वो सोचता है कि जब वो जागेगी और अपने जख्म ठीक देखेगी तो करप्शन वैल्यू काफी घटेगी। सिस्टम समझाता है कि स्कोर 2 हिस्सों में बटा है, करप्शन और अफेक्शन, और उसके पास सिर्फ 7 पॉइंट्स बचे हैं। हमारा लड़का भरोसे से कहता है कि उसे चिंता नहीं, कुफू के जागते ही ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अचानक झोपड़ी से अजीब आवाज आती है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि वो एहसान फरामोश पीठ में छुरा घोंपने वाली है। वो नाराज है कि इतनी मदद के बाद भी 1 पॉइंट नहीं मिला। वो सोच में डूब जाता है, फिर अपनी बदबू की शिकायत करता है और कहता है कि इस शरीर का पिछला मालिक पूरा गवार था। खुद की तारीफ करते हुए वो कहता है कि अगर वो साफ सुथरा और अच्छे कपड़ों में हो तो कोई भी औरत उस पर फिदा हो जाए। इसी सोच के साथ वो नहाने का फैसला करता है। वो 1 पॉइंट देकर बाथ किट लेता है ताकि आखिरकार साफ हो सके। अगले दिन कुफू दरवाजा खुलने की आवाज से जाग जाती है और चौंक जाती है। दरवाजे पर ली युवानी खड़ा है, पूरी तरह साफ, अच्छी खुशबू के साथ। कुफू उसकी अचानक बदली शक्ल देखकर दंग रह जाती है, उसे पहचान तक नहीं पाती। हमारा हीरो इतराते हुए पूछता है कि क्या उसे वो बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अचानक कुफू डर के मारे पीछे हट जाती है और करप्शन फिर बढ़ने लगती है। ली युआनी समझ नहीं पाता कि पॉइंट्स क्यों बढ़ रहे हैं। फिर उसे एहसास होता है अगर कोई हैंडसम अजनबी अचानक सामने आ जाए तो शक होना लाजमी है। वो दीवार पर मुक्का मारता है। वो चिल्लाकर पूछता है कि वो अब भी पुराने चीथड़े क्यों पहने हैं। एक्ट जारी रखते हुए वो उसके गंदे पुराने कपड़ों की आलोचना करता है और उसका कंधा पकड़ लेता है। ली युआनी सोचता है कि उसे गहरी ट्रॉमा है और उसे संभालना आसान नहीं होगा। फॉक्स गर्ल उसे डर और शक से देखती है। आखिरकार हमारा हीरो चिल्लाकर कहता है, जल्दी कपड़े बदलो अभी के अभी। वो कुछ कहने की कोशिश करती है कि उसे खाना बनाना है, लेकिन वो बीच में ही काट देता है, ये कहते हुए कि उसका खाना बेहद घटिया होता है। प्रोटैगनिस्ट उसे उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और आदेश देता है कि अब से वो खाना नहीं बनाएगी। इसके बाद हमारा लड़का झुंझलाया हुआ बाहर निकल जाता है, इस बात से परेशान कि वो एक भी अफेक्शन पॉइंट नहीं कमा पा रहा। दरवाजे की आड़ से कुफू उलझन में उसे जाते हुए देखती है, उसके अजीब व्यवहार को समझ नहीं पाती। उसकी नज़र बिस्तर पर रखे नए कपड़ों पर पड़ती है। उसे याद आता है कि पहले वो उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करता था और फिर अचानक कैसे बदल गया। कुफू सोचती है कि उसने उसे सजा क्यों नहीं दी, बल्कि उल्टा साफ सुथरे नए कपड़े दे दिए। वो अपने हाथ को देखती है और नोटिस करती है कि जख्म पहले से काफी बेहतर है। उसका विवेक उसे चेतावनी देता है कि वो ये सोचकर बहक न जाए कि उसे उसकी परवाह है। फॉक्स गर्ल खुद को समझाती है कि वो जरूर उसके लिए कुछ और भी भयानक प्लान कर रहा है। वो लाल ड्रेस को कसकर पकड़ लेती है और खुद से कहती है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमारा हीरो चलते चलते रुक जाता है। ली युआनी खुद से कहता है कि औरतों को सुंदर कपड़े पसंद आते हैं, इससे वो खुश होगी और पॉइंट्स बढ़ेंगे। लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसकी करप्शन वैल्यू थोड़ा और बढ़ गई है। ये सुनकर वो सन्न रह जाता है। फ्रस्ट्रेशन में प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि वो हार मान रहा है, क्योंकि इस लड़की को संभालना नामुमकिन है। फिर वो अपने विलेन एक्ट की प्रैक्टिस शुरू करता है, ऐलान करते हुए कि कुफू का आज बुरा दिन है जो उससे टकरा गई। वो नाटक जारी रखता है, कहता है कि अगर वो उसकी अच्छी सेवा करेगी तो वो उसे जल्दी और बिना दर्द के मरने देगा, ताकि उसकी पीड़ा ज्यादा लंबी ना हो। तुरंत ही वो सिस्टम से पूछता है कि क्या उसका एक्ट काफी क्रूअल था। डोडिंग कंफर्म करता है कि ये जरूरत से ज्यादा ही था। हमारा एमसी समझाता है कि कैरेक्टर में बने रहने के लिए कोई नहीं जानता कि वो पर्दे के पीछे कितनी मेहनत कर रहा है। इसके साथ ही ली युआनी और सिस्टम दोनों जोश में आ जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए वे कुछ भी करेंगे। घर लौटकर हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है कि वो आ गया है और पूछता है कि सब कहाँ हैं, सोचते हुए कि वो फॉक्स गर्ल फिर कहाँ भाग गई। तभी पर्दे के पीछे से कुफू सामने आती है, कांपती हुई आवाज में कहती है कि वो यहीं है और भागी नहीं है।
प्रोटैगनिस्ट अपना क्रूअल विलन पर्सोना बनाए रखने के लिए डरावने कदमों से उसकी ओर बढ़ता है। ली युवानी उसे डांटता है और कहता है कि वो नहाए और कपड़े बदले, क्योंकि इतनी गंदी हालत में रहकर वो उसे शर्मिंदा कर रही है। कूफू डर के मारे फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाती है। वो शिकायत करता है कि वो लकड़ियां बटोर रही थी और इतनी मेहनत से उसके जख्म फिर खुल सकते हैं। ये सुनकर कूफू बुरी तरह हक्का बक्का रह जाती है, समझ नहीं पाती कि उसके अजीब व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया दे। हमारा लड़का आग की ओर इशारा करता है और आदेश देता है कि बिना कोई जवाब दिए पूरी तरह साफ होकर लौटे। फिर वो खुद लकड़ियां आग में डाल देता है। कूफू हामी भर लेती है, लेकिन सोचती है कि वो कितनी मूर्ख थी जो मान बैठी कि वो बदल गया है। वो कभी सच में नहीं बदलेगा। इसके बाद हमारा हीरो उसके लिए गर्म पानी से नहाने की तैयारी करता है। वो उसे जल्दी से स्नान करने का आदेश देता है। कूफू शर्मा जाती है, लेकिन कैरेक्टर में रहने के लिए ली युवानी उसे अपमानित करता है, कहता है कि दूसरी लड़कियां उससे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। सिस्टम उसे अजीब इंसान कहकर तंज कसता है। ली युवानी फिर चिल्लाता है कि जल्दी नहा ले, और डोडिंग कंफर्म करता है कि वो फिर से वियर्ड हो रहा है। मजबूर होकर कूफू उसकी बात मानती है और कपड़े उतारकर स्नान के लिए तैयार होती है। सावधानी से वो पहले अपना पैर गर्म पानी में डालकर तापमान जांचती है। पानी में उतरते ही कूफू सोचने लगती है कि आज रात वो उससे क्या चाहेगा। इतने सब के बाद बाहर हमारा हीरो घबरा रहा है। उसे लगता है कि अकेली कूफू ही इतनी मुश्किल है और अब उसे 6 और विलेनेसेस से भी निपटना है। वो बड़बड़ाता है कि वो हीरो बनना चाहता था, न कि कोई ऐसा इंसान, लेकिन सिस्टम उसे हौसला देता है। कहता है कि अंत में उसके पास 7 ताकतवर फीमेल वॉरियर्स होंगी। इससे हमारे एमसी में नई दृढ़ता भर जाती है। वो कहता है कि रास्ते में ऐस बनना बड़े मकसद के लिए जरूरी है। रात में बाद में कूफू दरवाजे पर आकर बताती है कि उसने नहा लिया है, जैसा उसने कहा था। जैसे ही ली युआनी मुड़कर उसे देखता है, वो पूरी तरह स्तब्ध और निशब्द रह जाता है। कूफू नए कपड़ों में खड़ी है और शर्माते हुए पूछती है कि क्या ये आउटफिट उस पर अजीब लग रहा है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो प्रोटैगनिस्ट के जवाब का इंतजार करती है। वो चुपचाप बस उसे देखता रहता है। ली युआनी कहता है कि ठीक ठाक है, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा रहा है और पहले से सोच रहा है कि उसके लिए और भी कई कपड़े खरीदेगा। कूफू उसका रिएक्शन समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद उसे ये पसंद नहीं आया। वो उदास हो जाती है। एक्ट बनाए रखने के लिए हमारा हीरो कूफू को आदेश देता है कि वो उसके कमरे में आकर सोते समय उसकी निगरानी करे। ये सुनकर वो चौंक जाती है। फिर वो जरूरत से ज्यादा धमकी देता है कि अगर वो जागने पर वहां नहीं हुई तो उसे कड़ी सजा देगा। दोनों कमरे की ओर जाते हैं और सिस्टम ऐलान करता है कि एक्ट कामयाब रहा है और उसकी करप्शन बढ़ना रुक गई है। हमारा लड़का उसे चेतावनी देता है कि बाल्टियों से छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि अगर उसे फिर चोट लगी तो उसे उस पर और पैसा खर्च करना पड़ेगा। कूफू समझ जाती है कि वो बस इस बात से डरता है कि अगर वो फिर बीमार या घायल हुई तो खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन न जाने क्यों उसे ये सोचकर अच्छा लगता है। भले ही वो इसे पैसों से जोड़ती है, फिर भी उसकी चिंता महसूस करती है। कूफू राहत के आंसू रोती है। भले ही उसका भागने का प्लान नाकाम रहा, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी मुश्किल नहीं रही। उसी पल डोडिंग बताता है कि उसकी करप्शन काफी गिर गई है, जिससे ली युआनी को 10 पॉइंट्स मिलते हैं और लेवल 2 सिस्टम शॉप अनलॉक हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुशी से रो पड़ता है और सिस्टम को गले लगा लेता है। सिस्टम उसे बधाई देता है और कहता है कि उनका प्लान काम कर रहा है। उस पल ली युआनी की आंखों में नई दृढ़ता चमक उठती है। वो सोचता है कि एक दिन कूफू समझेगी कि वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा और अब वो बस उसे खुश और मुस्कुराते देखना चाहता है। लंबे दिन के बाद हमारा हीरो बिस्तर पर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वहीं वो कूफू को अपने बिस्तर पर देखता है, जैसे उसकी रात के लिए कुछ और ही योजनाएं हों। शर्म से लाल होकर वो उछलकर उठ जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। कूफू जवाब देती है कि उसी ने तो कहा था कि उसके साथ सोए। वो घबरा कर खड़ा हो जाता है, जबकि कूफू उसके रिएक्शन से उलझन में है। ली युआनी सब नकार देता है और अपनी नक्सीर रोकने की कोशिश करता है ताकि पूरी तरह शर्मिंदा ना हो जाए। सिस्टम उसे खतरे की चेतावनी देता है और वो अपना ईविल विलन एक्ट बनाए रखने के लिए उसे इंसल्ट करता है। कूफू सवाल करती है कि उसका रवैया ऐसा क्यों है, जबकि उसके काम कुछ और ही दिखाते हैं। प्रोटैगनिस्ट बौखला जाता है और उसे गलतफहमी के लिए डांटता है। गुस्से में वो कहता है कि वो बिस्तर पर सोएगी और वो खुद दूर फर्श पर सोएगा। वो बिस्तर पर उसे धकेल देता है और वो सोचती है कि क्या सच में उसे वहां सोने की इजाजत है। हमारा हीरो बिस्तर की शिकायत करता है और कहता है कि वो फर्श पर सो रहा है। कूफू पूछती है कि क्या अब वे कुछ करने वाले हैं और वो बस कहता है चुप रहो और सो जाओ। इसके बाद वो एक ही कंबल के साथ सख्त फर्श पर लेट जाता है। कूफू भी मान लेती है और लेट जाती है।
थोड़ी देर में वो सो जाती है और पहली बार खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करती है। लेकिन रात के बीच में कूफू एक भयानक सपना देखने लगती है। सपने में उसे वो विशाल आग याद आती है जिसने उसका पुराना गांव जला दिया था। लोग आग से बचने के लिए बदहवास भाग रहे थे। छोटी कूफू रोते हुए उस दहकते नरक से निकलने की कोशिश कर रही थी। भागते समय एक तीर उसे लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उठने की ताकत भी नहीं रहती। तभी दो आदमी उसे पकड़कर पिंजरे में डालकर बेचने ले जाते हैं। कूफू सारे दर्द और कष्ट को फिर से जीती है। वर्तमान में कूफू बिस्तर पर तड़पती है और काली ऊर्जा उसे घेर लेती है। शोर से हमारा प्रोटैगनिस्ट जाग जाता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि उसे जगाना मुश्किल है। वो पूछता है कि क्या डिंग उसका सपना देख सकता है। सिस्टम बताता है कि उसकी करप्शन और बिगड़ रही है। सिस्टम समझाता है कि वो एक नोबल ब्लड लाइन से है, लेकिन स्लेव के रूप में बेची गई। हमारा लड़का याद करता है कि ट्रॉमा ने उसकी कुछ शक्तियां सील कर दी थीं। वो धीरे से उसके आंसू पोंछता है। ली युआनी देखता है कि उसके पैर का जख्म अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। वो तुरंत फर्स्ट एड किट उठाता है और उसका इलाज करने लगता है। वो दवा लगाता है ताकि हीलिंग तेज हो। वो कूफू को देखता है, नींद में भी वो दर्द महसूस कर रही है। सपने में कूफू को लगता है कि वो जानबूझकर उसे चोट पहुंचा रहा है। वो सोचती है कि ये सब उसकी गार्ड नीचे करने की चाल थी ताकि वो नींद में हमला कर सके। नफरत से भरी आंखों से वो चाहती है कि वो बस जल्दी से सब खत्म कर दे। दर्द इतना तेज होता है कि वो सोचती है इतने में तो कोई सुअर भी जाग जाता। वो कुछ नुकीला पकड़ने की कोशिश करती है। उसी दौरान हमारा हीरो इलाज पूरा कर चुका होता है और फर्श पर गहरी नींद में सो रहा होता है। कूफू गुस्से में जागती है और तय करती है कि वो उससे बदला लेगी, लेकिन हमला करने से पहले उसे अपने जख्म में अजीब सी खुजली महसूस होती है। जब वो देखती है तो हैरान रह जाती है। जख्म लगभग पूरी तरह भर चुका है। उसी पल उसे एहसास होता है कि जो दर्दनाक चीज वो लगा रहा था वो असल में दवा थी। सच समझते ही उसके लिए उसका अफेक्शन वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि वो बस उसकी मदद कर रहा था। सुबह होती है और हमारे हीरो के घर में नया दिन शुरू होता है, लेकिन डोडिंग उसे घबराकर जगा देता है, चिल्लाते हुए कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। सिस्टम बताता है कि ओरिजिनल स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी इस दुनिया में आ चुका है। हमारा लड़का घबरा जाता है, क्योंकि वही तथाकथित हीरो है जिसने पहले कूफू के साथ बुरा बर्ताव किया था। डोडिंग चेतावनी देता है कि उसकी स्किल्स के साथ वो जल्दी ही हमारी सारी प्रोग्रेस को पीछे छोड़ देगा। ली युआनी चिल्लाता है कि अकेली कूफू ही बहुत मुश्किल है। सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर वो दूसरा जीत गया तो वे मिटा दिए जाएंगे। सिस्टम मेन सिस्टम द्वारा डिलीट होने की संभावना से घबरा जाता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है और एक शानदार आइडिया निकालता है। वो समझाता है कि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। उसे 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं और कहानी पहले ही बदल चुकी है। पूरे भरोसे के साथ ली युआनी ऐलान करता है कि उस दूसरे को पहले उससे होकर गुजरना पड़ेगा। वो तय करता है कि फिलहाल शांत रहेगा और इस नए राइवल पर नजर रखेगा। उसी समय कूफू उसे खुद से बात करते सुनती है और सोचती है कि वो किससे बात कर रहा है। ली युआनी उसके बिस्तर के पास आता है, उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरता है और कहता है कि आराम से सोए और उसका इंतजार करे। इसके बाद वो अपने मसले निपटाने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है, उसे आराम करने के लिए छोड़कर। कूफू उलझन में जागती है, सोचती है कि उसके उन नरम शब्दों का क्या मतलब था। उधर जंगल में हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले ही अपना नया प्लान लागू कर रहा है। वो सोचता है कि कूफू को यहाँ लाकर एक फेक बीस्ट अटैक कराएगा ताकि वो हीरो की तरह उसे बचा सके। लेकिन अचानक वो रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि जंगल में कोई उसे देख रहा है। चौंक कर वो चिल्लाता है कि जो भी है सामने आए और छिपना बंद करे। सावधानी से वो झाड़ियों की ओर बढ़ता है। तभी झाड़ियों से एक हाथ बाहर आता है और एक आवाज कहती है कि हमला ना करे, वे उसी जनजाति से हैं। फिर एक हरे बालों वाली वुल्फ वुमन सामने आती है और ताना मारती है कि उसकी आवाज किसी रोते हुए भूत जैसी थी। वो उसे टाउन स्क्वायर से पहचानती है और पूछती है कि क्या वो ली युआनी है। इस तरह उसकी पहचान पक्की करती है। शर्मिंदा हुआ। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि वो बस समय काटने के लिए गा रहा था और माफी मांगता है। दूसरी लड़कियां आपस में कहती हैं कि उन्होंने सुना था वो बदसूरत है, लेकिन असल में तो काफी क्यूट है। हमारा लड़का सब सुन लेता है और तारीफ सुनकर काफी खुश और प्राउड हो जाता है। हरे बालों वाली महिला कहती है कि वो काफी बदल गया है और अब बिल्कुल अलग इंसान लगता है। मौका देखते हुए हमारा हीरो तीनों लड़कियों से उनके नाम पूछता है। वे अपना परिचय देती हैं और साओ युआन उसे तरबूज ऑफर करती है। प्रोटैगनिस्ट तरबूज लेने से मना करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो बिल्कुल भी ये गिफ्ट नहीं ले सकता, लेकिन साओ युआन जोर देती है, कहती है कि उन्हें पहाड़ से बहुत सारे मिले हैं और उसे जरूर चखना चाहिए। फिर वो सुझाव देती है कि वो इसे कुआफू के लिए भी ले जाए। ये सुनकर वो चौंक जाता है।
हमारा हीरो तुरंत विलन मोड एक्टिवेट करता है और कहता है कि कुआफू इस तरह की चीज चखने के लायक नहीं है। डिंग उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। इसके बाद साओ युआन अपनी सहेलियों को बुलाती है और वे तय करती हैं कि अब उन्हें निकलना चाहिए। जाते समय साओ उसे एक आखिरी मुस्कान देती है और बाकी लड़कियों के साथ चली जाती है। हमारा लड़का उन्हें जाते हुए हाथ हिलाकर अलविदा कहता है, फिर अकेला रहकर जंगल में हुई इस अचानक मुलाकात के बारे में सोचने लगता है। ली युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या ओरिजिनल स्टोरी में कभी साओ युआन नाम की कोई कैरेक्टर थी। डिंग कहता है नहीं, और ये कि उसकी करिश्मा ने दूसरी लड़कियों को अट्रैक्ट कर लिया होगा। ये सुनकर हमारा हीरो काफी स्मग हो जाता है। रसोई में लौटकर हमारा हीरो शिकायत करता है कि खाना बनाना हमेशा सिरदर्द होता है। तभी उसे पता चलता है कि फ्लिंट बॉक्स खाली है और वो सोचता है कि अब लकड़ियां कैसे जलाएगा। ली युआनी डिंग से मदद मांगता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई लाइटर है। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और एक मामूली से सिस्टम पॉइंट के बदले उसे लाइटर दे देता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट नई युग की इस महान इन्वेंशन को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी पल कुआफू आ जाती है और पूछती है कि क्या वो रसोई में है। ये सुनकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। खुद को संभालते हुए हाँ कहता है, लेकिन गलती से फर्श पर पड़े लाइटर पर पैर रख देता है। तुरंत ही वो रुख बदलता है और रूखेपन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। कुआफू दबे स्वर में कहती है कि वो उनका खाना बनाने आई है। ली युआनी उसे खाना बनाने को कहता है और दावा करता है कि वो बिना किसी मदद के आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो लकड़ी के टुकड़े पर डंडी रगड़ने लगता है, चिंगारी निकालने की कोशिश में। ठंडे पसीने में वो सोचता है कि इस तरह आग जलाना बेहद मुश्किल है और उम्मीद करता है कि वो उसके सामने बेइज्जत ना हो जाए। उसकी हालत देखकर कुआफू मदद की पेशकश करती है और कहती है कि वो ट्राई करे। एक साधारण से इशारे के साथ कुआफू अपनी उंगलियों पर आग जला लेती है। पल भर में लकड़ियां जल उठती हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है। वो समझाता है कि भले ही उसकी ताकत पूरी तरह वापस नहीं आई है, फिर भी वो बिना ज्यादा मेहनत के छोटी चिंगारी बुला सकती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट असली जादू पहली बार देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाता है। जिज्ञासा से वो पूछता है कि क्या उसे मैजिक इस्तेमाल करने के लिए हैंड जेस्चर्स या मंत्रों की जरूरत पड़ती है। कुआफू बताती है नहीं, उसे बस अपनी शक्ति को कॉन्सेंट्रेट करके अपनी इच्छा के साथ सिंक करना होता है। ली युआनी हैरान होकर पूछता है कि क्या उसकी उंगलियां जलती नहीं हैं। कुआफू बस उलझन में इतना कहती है कि नहीं, आग उसे कभी नहीं जलाती। इसके बाद हमारा हीरो स्किल्स सीखने और उनकी कॉस्ट को लेकर सवालों की झड़ी लगा देता है। कुआफू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो इतनी तेज बोल रहा होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक कुआफू शर्माने लगती है और सोचती है कि प्रोटैगनिस्ट थोड़ा क्यूट है, लेकिन वो तुरंत खुद को डांटती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने उसके साथ कितनी बुरी हरकतें की थीं। वो पुराने दिनों को याद करती है ताकि उसके झांसे में ना आए। इधर हमारा हीरो सिस्टम से पूछता है कि एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके मैजिक कैसे इस्तेमाल की जाती है। कुआफू सोचती है कि वो सच में बदला हुआ लग रहा है। सिस्टम पॉइंट्स के बदले स्किल्स देने की पेशकश करता है। कुआफू को याद आता है कि उसने उसकी देखभाल की थी। ली युआनी पूछता है कि अब वो कौन सी स्किल्स खरीद सकता है। वो शिकायत करता है कि सिर्फ 10 सेकंड फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी बिल्कुल बेकार है। डिंग बताता है कि स्किल्स को अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन हमारा लड़का उसे बहुत महंगा समझकर टाल देता है। इसी दौरान कुआफू उसे देखती रहती है और सोचती है कि वो अब पहले जैसा नहीं है। कुआफू खाना बनाते हुए उसके हालिया व्यवहार के बारे में सोचती है, तभी उसे एहसास होता है कि वो काफी हैंडसम है और उसकी खुशबू भी अच्छी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट देख लेता है कि उसका ध्यान भटक गया है और उसे डर होता है कि कहीं उसकी करप्शन फिर न बढ़ जाए। वो तुरंत एक शानदार आइडिया सोचता है। वो पहले मिला तरबूज उठाता है और कुआफू को दिखाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। कुआफू तरबूज देखकर हैरान होती है और पूछती है कि वो ये तरबूज कहाँ से लाया। वो बताता है कि उसे वही जनजाति की एक लड़की ने गिफ्ट में दिया था। ये सुनते ही कुआफू के अंदर जलन भर जाती है। वो सोचती है कि अब जब वो हैंडसम हो गया है तो दूसरी लड़कियों से आसानी से फल ले आता है। हमारा हीरो कहता है कि औरतों को फल पसंद होते हैं और वो ये तरबूज रख सकती है क्योंकि उसे मीठा पसंद नहीं। गुस्से में कुआफू मना कर देती है और कहती है कि उसे तरबूज नहीं चाहिए। एक्ट बनाए रखते हुए वो पूछता है कि क्या वो सच में उसके दिए हुए तोहफे को ठुकरा सकती है, और फल मेज पर छोड़ देता है। फिर वो रसोई की शिकायत करता है और बाहर निकल जाता है, उसे ठीक ठाक खाना बनाने का आदेश देते हुए। बाहर हमारा हीरो सिस्टम से पूछता है कि क्या उसने समय रहते हालात संभाल लिए। डिंग चेतावनी देता है कि कुआफू से बहुत बड़ा इमोशनल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ है, लेकिन ये करप्शन नहीं है। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट राहत महसूस करता है, जबकि सिस्टम इस नए इमोशन को समझने की कोशिश करता है। उधर कुआफू जलन से अंदर ही अंदर सुलग रही होती है। वो बड़बड़ाती है कि वो किसी से भी गिफ्ट्स ले लेता है और तरबूज को घूरती है जैसे उसे मार डालेगी। घर के अंदर हमारा हीरो सिस्टम स्क्रीन को गंभीर चेहरे से देखता है। तभी वो घबरा जाता है जब देखता है कि उसके पास सिर्फ 46 पॉइंट्स बचे हैं। वो शिकायत करता है कि इस तरह तो प्रोग्रेस नामुमकिन है।
डोडिंग उसे शांत करता है, कहता है कि 7 विलेनेसेस जल्द ही सामने आएंगी और तब पॉइंट्स अपने आप बढ़ेंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अगर उसने सबको एक साथ जीत लिया तो पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। वो 7 करप्टेड लड़कियों की कल्पना करता है और इस ख्याल से ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर हकीकत याद आती है, कूफू अकेली ही बहुत मुश्किल है, 7 को संभालना पागलपन होगा। उसी समय ट्राइब स्क्वायर में एक आदमी सबको अनाउंसमेंट करता है। एल्डर बताता है कि पुरुष शिकार पर जाएंगे और महिलाएं वॉरियर्स की निगरानी में कपास इकट्ठा करेंगी। हमारा लड़का भीड़ में कूफू को ढूंढता है और जल्द ही उसे दूसरे स्लेव्स के बीच देख लेता है। उसका मूड अच्छा नहीं लगता। ली युआनी उसका ध्यान खींचने के लिए उसे एक चार्मिंग विंक देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कूफू मुंह मोड़ लेती है और उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। ये देखकर वो सन्न रह जाता है। वो शिकायत करता है कि उसने कल ही उसे तरबूज दिया था और आज ये हाल है। सबको जाते देखते हुए वो सोचता है कि उसे कब तक एक बड़े बैड विलन का नाटक करना पड़ेगा। आखिर में वो बड़बड़ाता है कि असली जिंदगी में लड़कियों को जीतना नॉवेल से कहीं ज्यादा मुश्किल है। 5 दिन बीत जाते हैं। हमारा हीरो स्क्वायर में खड़ा होकर कूफू के गायब होने का जवाब मांगता है। एल्डर उसे जाने को कहता है और बताता है कि उसने किसी को भेज दिया है, लेकिन ली युआनी जानना चाहता है कि उन्होंने क्या पाया। एल्डर गार्ड्स को बुलाता है। एक गार्ड आगे आता है और एल्डर पूछता है कि हमारे हीरो की स्लेव वापस क्यों नहीं आई। गार्ड बताता है कि कूफू बाकी लोगों से नहीं मिलती थी, इसलिए अकेले काम कर रही थी। वो कहता है कि दूसरे स्लेव से सुना कि उसे डार्क ट्राइब के किसी व्यक्ति ने उठा लिया। ये सुनते ही ली युआनी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे डांटता है कि उसने उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की। गार्ड खुद को बचाते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक स्लेव थी और अगर चली गई है तो नई खरीद ली जाएगी। गुस्से से भरा ली युआनी उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, उसे बेकार कहकर गालियां देता है। गार्ड उसका मुक्का रोक लेता है और दोनों जमीन पर कुश्ती करने लगते हैं। आसपास के लोग ताना मारते हैं कि कूफू के बिना वो कुछ नहीं है और नई स्लेव भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ देर बाद लड़ाई रुक जाती है। ली युआनी पीछे हटता है और सबके सामने घोषणा करता है कि कूफू को मारा नहीं गया बल्कि पकड़ लिया गया है। दृढ़ नजर से वो कसम खाता है कि वो उसे जरूर बचाएगा। वो मुड़कर चला जाता है जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो एक स्लेव के लिए राजा बनने की एक्टिंग कर रहा है। घर लौटकर सिस्टम बताता है कि बदलावों के बावजूद कूफू का पकड़ा जाना नहीं बदला। डिंग समझाता है कि अगर वे ओरिजिनल हीरो से पहले उसे बचा लें तो उन्हें फायदा होगा। हमारा लड़का सहमत होता है। फिर सिटी गेट का दृश्य दिखता है जहां रीइंकार्नेटेड लोगों की एक जोड़ी अपने प्लान्स पर चर्चा कर रही होती है। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम से पूछता है कि इस दुनिया में उसने जो दूसरा सिस्टम डिटेक्ट किया था उसका क्या हुआ। हीरो का सिस्टम, जिसका नाम भी डोडिंग है, बताता है कि वो अभी उस एनिमी सिस्टम को लोकेट नहीं कर पा रहा। शीत ईरानियों कहता है कि कूफू का मास्टर तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अब भी जिंदा है। क्या वही दूसरा यूजर हो सकता है? उसका सिस्टम उसे शांत करता है और कहता है कि वो बस एक एक्स्ट्रा है, मेन स्टोरी अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ हीरो कहता है कि वो कूफू को बचाएगा और उसे एक आज्ञाकारी छोटी भेड़ बना देगा। सिस्टम सहमति जताता है, कहता है कि ली युआनी उसे मिसट्रीट करके अनजाने में ही उसकी मदद कर रहा है। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक चीखता है और सोचता है कि उसकी पीठ पीछे कौन बुरा बोल रहा है। इस समय कूफू शैडो ट्राइब की कैदी बन चुकी है, एक शापित समूह जिसे सबने त्याग दिया है। इन लोगों को सभी जनजातियां नफरत से देखती हैं और वे हमेशा अंधेरे में भटकने को मजबूर हैं। उनमें से एक लड़की भूख की शिकायत करती है और नई कैदी को घूरती है। कूफू जंजीरों में जकड़ी होती है, भागने का कोई मौका नहीं। भूखी महिला कहती है कि अब और सहन नहीं होता और कूफू को शैतानी मुस्कान के साथ देखती है। चाकू पकड़े हुए वो पास आती है और कहती है कि बस थोड़ा सा काट ले, लेकिन लीडर उसे रोकता है और कहता है कि थोड़ी देर और भूख सह लो। बैंगनी पर वाली महिला चाकू लेकर कहती है कि जो कैदी पकड़ी गई है वो काफी सुंदर है। वो ब्लेड कूफू के गर्दन तक ले जाती है। कूफू उसे मृत सी गंभीर नजर से देखती है। चाकू उसकी त्वचा को छूता है, लेकिन उसके चेहरे पर भय की एक रेखा भी नहीं आती। लीडर कहता है कि इतनी नाजुक देह पर चाकू चलाना बेकार होगा। तेज ब्लेड उसकी त्वचा पर टिका रहता है और वो पूरी तरह स्थिर रहती है। महिला झुककर उसे सूंघती है और कहती है कि उसने इतने सालों में इतनी अच्छी खुशबू नहीं सूंघी। उसे अपना अतीत याद आ जाता है। अगले ही पल लीडर क्लासिक विलन की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी यातनाओं के बावजूद कूफू अपनी अडिग दृढ़ता दिखाती रहती है। कबीले का एल्डर उसे चेतावनी देता है कि शैडो ट्राइब हमेशा शहर के आसपास मंडराती रहती है और अकेले बाहर जाना सीधी सी बात में पागलपन है। लेकिन हमारे हीरो को इसकी जरा भी परवाह नहीं होती और वो कहता है कि उसे उन्हीं योद्धाओं की मदद की जरूरत नहीं जिन्हें उसने अभी अभी खुद हरा दिया है। लीडर पूछता है कि वो कूफू के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, जबकि उसे पहले कभी वो पसंद भी नहीं थी। हमारा लड़का पूरे कन्विक्शन के साथ जवाब देता है कि लड़की को बचाने की उसके पास एक बहुत ठोस वजह है। संदेह में एल्डर उससे उस सपोजिडली जरूरी वजह को बताने को कहता है। अपने मन में हमारा एमसी सोचता है कि विलन पर्सोना बनाए रखने के लिए उसे कोई बेहद सेल्फिश बहाना चाहिए।
हल्की सी स्मर्क के साथ वो कहता है कि कूफू उसकी स्लेव है और अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एल्डर उसके एटीट्यूड से चढ़ जाता है और हमारा हीरो जवाब देता है कि उसका सम्मान किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। फिर ली युआनी उस आदमी को घूरकर चेतावनी देता है कि वो बीच में न पड़े और उसे दोबारा धमकाता है। लीडर उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे एक नई स्लेव दे सकता है क्योंकि वो उसके पिता का दोस्त था, लेकिन हमारा लड़का साफ इनकार कर देता है। हमारा एमसी खुद हैरान हो जाता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर उसके साथ इतना नरम व्यवहार करेगा। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो गांव छोड़ देता है और फ्लोटिंग करता हुआ डूडिंग सिस्टम उसके बगल बगल चलता है। अकेला वो अंधेरी और वीरान जमीन से गुजरता है, शैडो ट्राइब के हाइडआउट की तलाश में। उसी पल हमारे हीरो की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है जैसे ही वो इस जगह में छिपे खतरे को महसूस करता है। डूडिंग सिस्टम डर के मारे चीख पड़ता है, कौन है वहां? हमारा लड़का सतर्क हो जाता है, शरीर तन जाता है और वो चारों ओर देखने लगता है कि खतरा कहां से आया। सिस्टम उसे सुझाव देता है कि वो खुद को बचाने के लिए डेंजर प्रेमोनिशन स्किल खरीद ले, लेकिन ली युआनी शिकायत करता है कि 45 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो डिस्काउंट के लिए मोलभाव करने लगता है, तभी एक शैडोई प्रेजेंस अचानक सामने आ जाती है और उसकी बात काट देती है। अगले ही पल कई साए उस पर हमला कर देते हैं और हमारा एमसी हैरानी से चिल्ला उठता है। चांदनी में हमें बस हवा में तैरते कुछ लाल छींटे दिखाई देते हैं। अचानक हमारा हीरो जाग जाता है, बड़बड़ाते हुए कि कहीं से पानी टपक रहा है, और पूछता है कि उसका कौन सा डॉर्मेट जाकर चेक करेगा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बहुत गलत है। एक अंधेरी और अनजान जगह पर बैठा हुआ हमारा लड़का घबराकर सोचता है कि वो आखिर है कहां। वो मदद की उम्मीद में सिस्टम को चिल्लाकर बुलाता है। तभी सिस्टम प्रकट होता है और उसे बधाई देता है क्योंकि वो कहानी की दूसरी विलेनस द्वारा पकड़ लिया गया है। डिंग उसे आगाह करता है कि वो लड़की आ रही है और उसे मेंटली तैयार रहने को कहता है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है लेकिन शिकायत करता है कि यहां तो फिसलने लायक भी कोई छोटा सा दरवाजा नहीं है। अचानक युआनी को आवाज सुनाई देती है और वो महसूस करता है कि कोई औरत उसकी ओर दौड़ रही है। अंधेरे से एक रहस्यमयी महिला निकलती है और सीधे उस पर झपट पड़ती है। नई वाइफू को देखकर वो उसकी खूबसूरती से दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, इसकी आदत डाली जा सकती है। लड़की उसके चेहरे को सहलाने लगती है। हमारा लड़का पूछता है कि अगर वो विलेनस है तो इतनी जेंटल क्यों हो रही है। वो कहती है कि वो ठीक समय पर जाग गया और ऐलान करती है कि उसे उसका बच्चा चाहिए। ये अचानक आया प्रपोजल हमारे प्रोटैगनिस्ट को पूरी तरह स्टन्ड और कंफ्यूज कर देता है। बिना समय गवाए वो महिला अपने इरादों पर काम करने लगती है। घबराया हुआ युआनी पीछे हटता है और कहता है कि ऐसी चीजों के लिए सही जगह और सही समय चाहिए। बच निकलने की कोशिश करते हुए वो सुझाव देता है कि पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले, और साथ ही उसे कूफू के आ जाने का डर सताने लगता है। उसी पल सिस्टम चेतावनी देता है कि उस लड़की का करप्शन लेवल तेजी से बढ़ रहा है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि अब उसे एक और प्रॉब्लमैटिक विलेनस से निपटना पड़ेगा। वो महिला उसे जमीन पर पटक देती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में थोड़ा बहुत पता है और वो बस एक पल उसकी बात सुन ले। महिला उसे घूर कर पूछती है कि क्या उसे सच में ऐसे मामलों का एक्सपीरियंस है। युआनी झूठ गढ़ता है कि ये एक टेक्निकल स्किल है और पहले थ्योरी सीखनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि वो सीधे प्रैक्टिकल पर जाना चाहती है क्योंकि उसके माता पिता भी सिर्फ एक रात साथ थे और उसी से वो पैदा हुई थी। उसके जवाब से हक्का बक्का हमारा हीरो जोर से जमीन पर दबा दिया जाता है। वो पूछती है कि क्या उसके कोई सिबलिंग्स हैं और वो अकेली संतान क्यों है। विलेनस सोच में डूब जाती है कि उसके माता पिता ने सिर्फ एक ही बच्चा क्यों किया। युआनी समझाता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और अंदर ही अंदर रोता है, सोचते हुए कि अगर कूफू आ गई तो मिशन फेल हो जाएगा। सिस्टम इसकी पुष्टि करता है कि शुरुआत में कोई भी विलेनस दूसरों के बारे में नहीं जान सकती। महिला और पास आती है और पूछती है कि सही समय और जगह का मतलब क्या है। वो पूछता है कि क्या उसके माता पिता एक दूसरे से प्यार करते थे। वो कहती है कि हाँ, बहुत प्यार करते थे। वो समझाता है कि सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही बच्चे पैदा कर सकते हैं और चूंकि वे अभी मिले हैं, उन्हें पहले एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। वो ये भी गढ़ लेता है कि फीलिंग से आदमी सुपर चार्ज हो जाता है। महिला ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसे पता था कि उसने सही आदमी चुना है क्योंकि वो बहुत जानता है। वो और पास आती है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को पाने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड। हमारा हीरो घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन वो बस कन्फेस करती है कि उसे वो पसंद है। वो बताती है कि जब उसने उसे स्लेव्स की रक्षा करते देखा तभी से उसे वो अच्छा लगने लगा था। ये जानकर वो चौंक जाता है कि उसने उसे कूफू के साथ देखा था। डूडिंग सिस्टम इस पूरे हालात से कंफ्यूज हो जाता है। वो कहती है कि अगर वो उसे कम पसंद करता है तो कोई बात नहीं, वो उसे डबल पसंद कर लेगी और बैलेंस हो जाएगा। अचानक गहरी लाल ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगती है। ये ऊर्जा हमारे हीरो को जकड़ लेती है और वो डर के मारे चिल्लाता है कि वो उसके साथ क्या कर रही है। महिला एक्शन की तैयारी करने लगती है, शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि वे वही करेंगी जो उसने कहा था और उसे सिखाना शुरू करने को कहती है। वो उस पर झपटती है और साफ दिखता है कि वो इस हालात का पूरा मजा ले रही है। पूरी तरह इमोबिलाइज्ड हमारे हीरो पर वो अपने एडवांसेस जारी रखती है।
शर्मिंदा होकर वो कहता है कि इतना अग्रेसिव होना ठीक नहीं है और पूछता है कि क्या रोल्स स्विच कर सकते हैं। वो देखती है कि वो ब्लश कर रहा है और कहती है कि उसकी माँ ने सिखाया था कि इसका मतलब प्यार होता है। घबराकर हमारा हीरो सोचता है कि वो गया, क्योंकि उसने इस एंगल से मजा आने की उम्मीद नहीं की थी। विलेनिस पूछती है कि क्या वो शाय है और वादा करती है कि वो जेंटल रहेगी। अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट को प्रेशर का एहसास होने लगता है। वो उसे धकेलने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे जेंटलनेस की जरूरत नहीं और उसकी प्राइमोर्डियल पावर बाहर आने वाली है। वो सब अनदेखा करते हुए उसके कान में फुसफुसाती है, उसके शरीर की गर्माहट की तारीफ करती है। वो किस के लिए झुकती है और वो सोचता है कि क्या ये सच में कोई विलेनिस है जिसे जीतना है। डूडिंग सिस्टम प्रकट होकर चेतावनी देता है कि वो दिखावे में न फंसे, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वो हालात के आगे पूरी तरह हार चुका है। वो महिला अपना प्लान जारी रखती है और कहती है कि उसकी माँ ने सिखाया था कि पैशन की गर्मी में ही सबसे अच्छा मौका होता है और वो आज रात अपना गोल पूरा कर लेगी। हमारा हीरो पूरी तरह लाल हो जाता है, सोचता है कि उसे इस विषय में उससे कहीं ज्यादा पता है। वो उसे चैलेंज करती है कि अगर वो असली मर्द है तो 30 सेकंड से ज्यादा टिकेगा और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो टीजिंग जारी रखती है। पूरी तरह डेस्परेट होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट महसूस करता है कि कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। आखिरकार वो हार मानने लगता है, कहता है कि वो कुछ गलत करने वाला है। तभी डूडिंग सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर उसका उससे बच्चा हो गया तो वो उसे बच्चे के जन्म तक कैद कर लेगी। साथ ही सिस्टम पूछता है कि फिर वो मिशन कैसे पूरा करेगा। ये बात ठंडे पानी की तरह उस पर गिरती है। वो पीछे हटता है और समझाता है कि जो बहुत रिजिड होता है वो आसानी से टूट जाता है और उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। विलेनिस उसकी बातों से पूरी तरह उलझ जाती है। डिंग कहता है कि वो जानता है कुछ ना कर पाना बुरा लगता है, लेकिन उसे नतीजों के बारे में सोचना होगा। सिस्टम उसे याद दिलाता है कि कूफू उसका इंतजार कर रही है। वो होश में आता है और कहता है कि वो सोचेगा। महिला थोड़ा पीछे हटती है और पूछती है कि क्या उसने उसे ज्यादा जोर से काट लिया। बेबस हमारा हीरो सोचता है कि इतनी डिटर्मिन्ड लड़की को कैसे रोके। तभी उसे एक बेहद जरूरी बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसका कबीला पार्टनर की एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और अगर उसने पहले खाना नहीं खाया तो गेम ओवर है। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाता है कि वो भूखा है और खाना चाहता है। महिला चौंक जाती है और माफी मांगती है कि उसने उसे खाना देना भूल गई, जिससे वो मर ही जाता। वो विजयी मुस्कान के साथ ग्रिन करता है और डूडिंग सिस्टम उसकी ब्रिलियंट आइडिया पर उसे बधाई देता है। विलेनिस उठती है और उसे वहीं रुकने को कहती है, ये कहते हुए कि वो शिकार करने जा रही है। पल भर में वो गुफा से गायब हो जाती है। वो भागने के बारे में सोचता है, लेकिन डिंग चेतावनी देता है कि अगर वो लौटी और वो वहां नहीं मिला तो वो गया। निराश होकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि भागा तो भी मरेगा, रुका तो भी मरेगा। वो सिस्टम के साथ बैठकर विलेनिस के पास्ट की किसी वीक स्पॉट की तलाश करता है। जंगल में वो महिला एक विशाल टाइगर देखती है और तुरंत कॉम्बैट की तैयारी करती है। जानवर दहाड़ता है और उस पर झपटता है, लेकिन वो जरा भी नहीं डरती। एक ही पंच में वो अपनी अपसर्ड ताकत दिखाकर टाइगर को गिरा देती है। वो पेड़ की एक डाल तोड़ती है और कहती है कि उसके पास समय नहीं है, उसे जल्दी लौटना है। वो टाइगर लेकर वापस आती है और पूछती है कि वो कौन सा हिस्सा खाना चाहेगी, लेकिन तभी वो कुछ देखती है। युवनी नदी के किनारे आराम से मछली पकड़ रहा होता है। उसे पता नहीं होता कि 3 औरतें पास ही छिपकर उसे देख रही हैं। अचानक वो एक मछली पकड़ लेता है, तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है और वो सोचता है कि वे क्या बात कर रही हैं। डूडिंग सिस्टम अनुवाद करता है कि वे इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि वो कितना टेस्टी है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। हमारा हीरो कूल बनते हुए कहता है कि एक मछली डिनर के लिए काफी नहीं है। वो दूसरी पकड़ने का नाटक करता है, लेकिन असल में जमीन से मछली उठाता है। अगले ही पल वो दौड़ पड़ता है, मछली पकड़े हुए। तीनों महिलाएं जंगल में उसका पीछा करने लगती हैं। वो सोचता है कि उसे स्किल्स के लिए पॉइंट्स जमा करने होंगे, वरना वो पूरी तरह गया। डिंग चेतावनी देता है कि वो अब सिर्फ 13 कदम दूर है। अंधेरे जंगल में ली युअनी घबरा जाता है। अफरा तफरी में वो ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ता है। अब वो जमीन पर पड़ा है और वे सिर्फ 9 कदम दूर हैं। निराश होकर वो सोचता है कि अब यही अंत है। वो उठने की कोशिश करता है और डिंग स्टेप्स का काउंटडाउन जारी रखता है। 3 कदम। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। अचानक स्लाइसिंग की आवाज आती है। वो सोचता है कि शायद वे उस तक पहुंच गईं। वो इतना डरा होता है कि देखने की हिम्मत भी नहीं करता। ड्यूडिंग सिस्टम उसे सिर घुमाने को कहता है। बहुत सावधानी से वो गर्दन मोड़ता है। वो देखता है कि तीनों महिलाएं जमीन पर पड़ी हैं, लेकिन उनके सिर नहीं है। तभी एक रहस्यमयी साया उनके पीछे प्रकट होता है। काले बालों और लाल आंखों वाली एक महिला सामने आती है और पूछती है कि वो गुफा से क्यों निकल गया।
डिंग चेतावनी देता है कि उसके इमोशंस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हैं और वो 3 सेकंड में फट जाएगी। उसके हाथ से खून टपक रहा होता है और उसके नाखून बाहर निकल आते हैं। वो कहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन जब गिनती 2 पर पहुंचती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट दौड़कर उसे गले लगा लेता है। महिला पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। अचानक मिले इस हग से वो गहरे लाल हो जाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। हमारा हीरो उसे समय पर बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वो हैरान होकर बस इतना पूछती है, क्यों? ली युआनी उसे वो मछली दिखाता है जो उसमें पकड़ी थी और कहता है कि ये खास तौर पर उसके लिए है। लड़की शर्म से लाल हो जाती है और पूछती है कि क्या ये मछली सच में उसी के लिए है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो एक आदमी है और सिर्फ उसी पर निर्भर होकर नहीं रह सकता, उसे ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। तभी लड़की को एहसास होता है कि वो भाग नहीं रहा था, बल्कि उसके लिए शिकार कर रहा था, और वो इसकी पुष्टि भी करता है। वो उसे फिर से गले लगा लेती है और गलत समझने के लिए माफी मांगती है। उसे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कहती है। गुफा में वापस आकर वो एक टाइगर निकालती है और वादा करती है कि वो हमारे हीरो की रक्षा करेगी। इस बीच हमारा लड़का मेज के पास बैठा सोचता है कि अगर वो भाग गया होता तो उसका भी वही हाल होता जो इस वक्त काटे जा रहे टाइगर का है। लड़की उसे कच्चे मांस का टुकड़ा देती है, लेकिन वो डर जाता है और बस घर जाना चाहता है। कांपते हाथों से हमारा प्रोटैगनिस्ट मांस लेने में हिचकिचाता है। वो कहती है कि खा लो, क्योंकि डिनर के बाद वे मीटिंग करने वाले हैं। ली युआनी पसीने से तर हो जाता है और कहता है कि वो कच्चा मांस नहीं खा सकता। महिला गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके हिसाब से मांस न खाना मतलब मीटिंग नहीं करना। वो कहता है कि वो सच में मीटिंग करना चाहता है, लेकिन कच्चा मांस उसे बीमार कर देगा और पूरा मूड खराब हो जाएगा। लड़की को शक होता है और वो पूछती है कि क्या सच में वुल्फ ट्राइब के लोग कच्चा मांस नहीं खाते। हमारा हीरो कसम खाता है कि अगर वो उसे थोड़ा समय दे दे पकाने के लिए तो वे उसके तुरंत बाद जरूर मीटिंग करेंगे। वो कहानी बनाता है कि उसके कबीले ने कच्चा मांस खाना छोड़ दिया है और उससे एक पत्थर तोड़ने को कहता है। वो उसकी बात मान लेती है। वो पत्थर को पैन का शेप देने लगती है, जबकि हमारा लड़का एक कटोरा ले आता है। ली युआनी गुफा के अंदर बहते झरने से पत्थर के पैन में पानी भरता है। फिर वो सिस्टम से पूछता है कि पके मांस के लिए सीजनिंग ठीक है या नहीं, और डाउडिंग उसे एक पॉइंट में मिलने वाला सीजनिंग पैकेट दिखाता है। इधर लड़की लकड़ियों का ढेर लेकर लौटती है, काफी इम्पेशेंट दिखती हुई। वो मछली के लिए मदद मांगता है, लेकिन वो बस यही जानना चाहती है कि वे मीटिंग कब करेंगे। हमारा हीरो पत्थर के पैन को दूसरे पत्थरों पर रखकर एक अस्थायी स्टोव बना देता है। लड़की जमीन पर बैठ जाती है और फिर पूछती है कि क्या तैयार हो गया। वो कहता है कि बस होने ही वाला है और भरोसा दिलाता है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी। एमसी हवा से लाइटर निकालता है और लकड़ियों में आग लगा देता है। आग देखकर लड़की पूरी तरह चौंक जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो डरकर पीछे कूद जाती है जैसे ही आग जलती है। इधर हमारा हीरो खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ पत्ते से पैन हिलाता रहता है, लेकिन डिंग उसे गाना बंद करने को कहता है और डेंग टिंग शुआन की ओर देखने को बोलता है, जिसके आसपास एक सिनिस्टर वाइब है। वो डर से कांप रही होती है और उसके चेहरे पर फ्रेंडली एक्सप्रेशन नहीं होता। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और पसीने से नहा जाता है। वो उस पर आरोप लगाती है कि उसने ये सब सिर्फ आग जलाने और उसे खत्म करने के लिए किया है। धुएं से उसे खांसी आने लगती है और वो काफी सिक लगती है। तभी हमारे हीरो को समझ आता है कि वो आग से डरती है। उसे लगता है कि कच्चा मांस ना खाने की उसकी बात झूठ थी। वो उस पर मारने की कोशिश का आरोप लगाती है, जबकि वो सोचता है कि उसने अपने दिमाग में कोई बिट्रेयल ड्रामा बना लिया है। टिंग शुआन उठती है और डार्क ऑरा के साथ उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। वो उसे अपनी ओर खींचता है और समझाता है कि पैन में मांस पकाने का यही एक तरीका है। आग और उसकी बातों से वो थोड़ी शांत हो जाती है। वो उसके चेहरे को छूता है और जोड़ता है कि गुफा अब ज्यादा उजली है, इसलिए वो उसका सुंदर चेहरा देख सकता है। हाथों में हाथ डाले चलते हुए वो सोचती है कि क्या वो सच में उसे खत्म नहीं करना चाहता। हमारा हीरो कहता है कि अगर उसे आग पसंद नहीं है तो वो अच्छे से बैठकर आराम करे। ली युआनी पास पड़ी कुछ टहनियां उठाता है, दो चुनकर मजाक करता है कि ये सबसे सुंदर चॉपस्टिक्स हैं। कुछ देर बाद पत्थर के पैन में मछली का स्ट्यू तैयार हो जाता है। वो समझाता है कि पहले मछली का पेट खाना चाहिए, लेकिन टिंग शुआन चॉपस्टिक्स को टेढ़ा मेढ़ा पकड़ती है और कंफ्यूज दिखती है। वो खाना उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ सॉस में चिपो पाती है। वो कहता है कि ऐसे नहीं पकड़ते और उसे सिखाने की बात करता है। उसके हाथ से साफ पता चलता है कि उसे चॉपस्टिक्स का कोई अनुभव नहीं है। वो पीछे से उसे हल्के से पकड़ता है और उंगलियों की सही पोजीशन दिखाता है। ली युआनी उसकी मदद से मछली का टुकड़ा उठवाता है और उसे चखने को कहता है। वो मछली मुंह में डालती है और उसका स्वाद लेती है। टिंग शुआन को ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो कहता है कि अगर उसे पसंद है तो वो उसके लिए अक्सर बनाएगा।
डाउडिंग अनाउंस करता है कि टिंग शुआन की अफेक्शन आधा पॉइंट बढ़ गई है और उसे 30 पॉइंट मिले हैं। हमारा हीरो खुशी से झूम उठता है और कहता है कि अब वो रिच है, फिर डेंजर प्रेमोनिशन स्किल के लिए ट्रेड करने को कहता है। सिस्टम रिक्वेस्ट कंफर्म करता है और 45 पॉइंट्स में डेंजर प्रेमोनिशन मॉड्यूल लोड कर देता है। इसके बाद वो डिंग से टिंग शुआन की इन्फॉर्मेशन दोबारा चलाने को कहता है। डिंग मान जाता है और हमारा लड़का आंखें बंद कर लेता है। उसे पता चलता है कि वो डार्क ट्राइब और ह्यूमन की हाफ ब्रीड है और बहुत छोटी उम्र में ऑर्फन हो गई थी। माता पिता के जाने के बाद वो बहुत रोई, उन्हें पुकारती रही। हाफ ब्रीड होने के कारण उसे कहीं अपनाया नहीं गया और कई बार भूख से मरने के कगार पर पहुंची। इस कठिन बचपन ने उसे जो भी मिले खाने और सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर जीने को मजबूर किया। इसी वजह से बड़ा होकर उसकी सबसे बड़ी चाह रिप्रोडक्शन बन गई। वो उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भावुक होकर कहता है कि उसकी कहानी बहुत ट्रैजिक है। वो आंसू पूछता है लेकिन आंखों में गहरी दृढ़ता होती है। ली युआनी उसे कसकर गले लगाता है और वादा करता है कि अब वो कभी अकेली नहीं भटकेगी। टिंग शुआन गले लगना स्वीकार करती है, बहुत खुश और शर्माई हुई लगती है। इसके साथ ही उसकी अफेक्शन एक और पॉइंट बढ़ती है और उसे 60 पॉइंट मिलते हैं। हमारा एमसी सोचता है कि ये मिशन तो पीस ऑफ केक है, टिंग शुआन को गले लगाए हुए। इधर रात में ट्राइब स्क्वायर दिखाई देता है। वहां कूफू कुछ लोगों से बहस कर रही होती है जो कहते हैं कि उन्होंने ली युआनी को ढूंढने लोग भेज दिए हैं। लाल आंखों से वो उन पर आरोप लगाती है कि उन्होंने जानबूझकर उसके मास्टर को चोट पहुंचाई है। अचानक एक अजनबी घर के दरवाजे पर खड़ा ये सब देखता है। वो सोचता है कि कहानी गलत हो गई है क्योंकि उसे कूफू को बचाना था, ना कि उसे अकेले लौटते देखना। गुफा में टिंग शुआन हमारे हीरो की बाहों को कसकर पकड़े होती है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और खाने के बाद मीटिंग के वादे की याद दिलाती है। प्यार भरी नजर से वो कहती है कि वो उससे ढेर सारे बच्चे चाहती है। ली युआनी पूछता है कि क्या वो चाहती है कि उनके बच्चे भी वही प्रेजुडिस झेलें जो उसने झेला। उसकी बात उसे गहराई से लगती है और वो रुक कर सोचने लगती है। फिर उठकर सस्पिशियस होकर पूछती है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कैसे पता। वो समझाता है कि डार्क ट्राइब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए वो हाफ ब्रीड होगी। टिंग शुआन मान लेती है कि वो दुनिया के प्रेजुडिस को जानती है और खड़ी हो जाती है। आखिर में वो कहती है कि वो ठंडा दिमाग करने बाहर जा रही है और अभी मीटिंग नहीं होगा। वो गुफा छोड़ देती है। ली युआनी राहत की सांस लेता है कि उसने हालात संभाल लिए, लेकिन डिंग गुस्से में प्रकट होता है और कहता है कि घर पर बड़ी समस्या है। वो पूछता है क्या हुआ। सिस्टम बताता है कि कूफू का करप्शन वैल्यू तेजी से लिमिट की ओर बढ़ रहा है। वो घबरा जाता है और पूछता है कि डिंग ने पहले क्यों नहीं बताया। वो तुरंत लौटने को कहता है। डिंग चेतावनी देता है कि पैदल जाना देर हो जाएगा और टेलीपोर्ट करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट जल्दी करने को चिल्लाता है। सिस्टम ऑकवर्ड होकर कहता है कि टेलीपोर्ट का स्पेशल रिक्वायरमेंट है 50 पॉइंट्स। ली युआनी गुस्से से भर जाता है, लेकिन डिंग कहता है कि ये मेन सिस्टम का रूल है। दांत पीसते हुए वो टेलीपोर्ट खरीदने के लिए मान जाता है। कबीले में वापस लंबे सफर के बाद हमारा हीरो और सिस्टम पहुंचते हैं। डिंग अराइवल अनाउंस करता है और ली युआनी गंभीर नजर से हालात देखता है। वो मेन स्क्वायर में भारी भीड़ देखकर घबरा जाता है। बिना समय गवाए वो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है कि वो लौट आया है। वहां वो कूफू को एक बुरी तरह पिटे हुए वॉरियर को कॉलर से पकड़े देखता है। वो उसका नाम चिल्लाता है और बताता है कि वो ठीक है। कूफू उसे देखकर स्तब्ध रह जाती है और उस आदमी को छोड़ देती है। सिस्टम बताता है कि उसका करप्शन वैल्यू घट गया है। दाढ़ी वाला आदमी ली युआनी से उसके स्लेव के रेबेलियस बिहेवियर पर सवाल करता है, लेकिन हमारा हीरो पलट कर कहता है कि उसके वॉरियर कमजोर और बेकार हैं। वो उसके मुंह पर कहता है कि जब उसे पकड़ा गया तब भी वे पूरी तरह यूजलेस थे। मामला निपटाकर वो कूफू का हाथ पकड़ता है और घर चलने को कहता है। लोग बस देखते रह जाते हैं। कूफू का चेहरा लाल हो जाता है, उनके हाथ प्यार से जुड़ जाते हैं। डिंग अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ी है और उसे 60 पॉइंट मिले हैं। दूर से कहानी का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट ये सब देखता है और शिकायत करता है कि हमारा हीरो एलिमिनेट नहीं हुआ। राइवल सिस्टम उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि स्टोरी ऑथेंटिक है। साइड कैरेक्टर प्लॉट को नजरअंदाज कर जंगल में दूसरी लड़की के पीछे जाने का फैसला करता है। इधर रात गांव पर छा जाती है, रहस्यमय माहौल के साथ। पेड़ पर बैठी जेन यही सोचती है कि ली युआनी डार्क ट्राइब से कैसे बच निकला। सांप ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसकी सुंदर टांगे दिखाई देती हैं। जेन यही समझ नहीं पाती कि इतना यूजलेस मास्टर ये कैसे कर गया। स्क्वायर में दाढ़ी वाला आदमी गुस्से से चिल्लाता है कि किडनैपिंग एक झूठ था। वो ली युआनी पर छिपने का आरोप लगाता है और कसम खाता है कि अब उसकी परवाह नहीं करेगा। बाद में ली युआनी के घर में माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। वो और कूफू चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। कूफू का चेहरा लाल हो जाता है। मेज पर बैठी वो सोचती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। ली युआनी उसका कंधा छूता है। वो चौंक जाती है और शर्माकर खड़ी हो जाती है। वो पूछता है कि वो फिर नर्वस क्यों हो रही है जब वे ठीक से मिल रहे थे। शर्माते हुए
कूफू कहती है कि कुछ नहीं और उसके लिए खाना बनाने की पेशकश करती है। वो सोचता है कि क्या वो नाराज है, लेकिन डोडिंग बताता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ रही है। मुस्कुराकर वो समझ जाता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है और स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला करता है। अचानक सिस्टम जोर से फ्लैशिंग करने लगता है। डोडिंग चेतावनी देता है कि दूसरी विलेनिस गुफा लौट आई है और उसे न देखकर उसका करप्शन आसमान छू रहा है। झुंझलाकर ली युआनी ऑथर के उस रूल को कोसता है जिसमें विलेनेसेस एक दूसरे से नहीं मिल सकती। वो सिस्टम से सवाल करता है कि 7 लड़कियां एक दूसरे को देख भी नहीं सकती, ये कैसा रूल है। आखिर में वो तय करता है कि कूफू से पहले बात करेगा, इससे पहले कि उसके गायब होने से वो भी करप्ट हो जाए। इधर गुफा में दूसरी विलेनेस गुस्से से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसने उससे झूठ बोला और भाग निकला। खाली गुफा में अकेली वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूरी तरह बिट्रेड महसूस करती है। वो कसम खाती है कि वो बच नहीं सकता क्योंकि उसके चारों ओर एक डार्क और डेंजरस ऑरा फैलने लगता है। अचानक उसे उसकी आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारते हुए पूछती है कि क्या हुआ। टिंग शुआंग पलटती है, हैरान होकर देखती है कि वो सच में गुफा में वापस आ गया है। ली युआनी प्रकट होता है और उसे एक गिफ्ट दिखाता है जो उसने 3 सिस्टम पॉइंट्स में खरीदा था। टिंग शुआंग अभी भी शौक में उसे घूरती रहती है। बिना हिचकिचाए टिंग शुआंग हमारे हीरो पर झपट पड़ती है और वो इस हरकत से पूरी तरह स्टन रह जाता है। वो उसे जोर से पकड़ लेती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लाल चेहरे के साथ वो घोषणा करती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती और अभी उसी वक्त उसका बच्चा चाहती है। शर्म से लाल होकर वो फिर दोहराती है कि वो सच में और इंतजार नहीं कर सकती। उसी पल डिंग चेतावनी देता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट झुक नहीं सकता क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो कभी एस्केप नहीं कर पाएगा। सिस्टम उसे यस या नो का ऑप्शन देता है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत रिफ्यूज कर देता है। वो एक बहाना बनाता है, कहता है कि उनकी रेसेस अलग हैं और ये डेंजरस है। टिंग शुआंग कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचती है कि इसमें डेंजर कैसे हो सकता है। ली युआनी कहता है कि उसे उसके बॉडी स्ट्रक्चर को समझना होगा और पूछता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट करती है। प्यारा सा चेहरा बनाकर टिंग शुआंग जवाब देती है कि वो उसे पूरी तरह ट्रस्ट करती है। वो सोचता है कि सिचुएशन कंट्रोल में रखने के लिए उसे एपेटाइजर से थका देना होगा। ली युआनी उसे रिलैक्स करने को कहता है क्योंकि वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करने वाला है और वो मान जाती है। उसी पल वो प्रक्रिया शुरू करता है और उसका छोटा हाथ उसके शरीर पर धीरे धीरे घूमने लगता है जिससे वो चौंक जाती है। टिंग शुआंग पूछती है कि ये क्या है, लेकिन वो बस कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर हमारे हीरो का हाथ स्ट्रेटेजिक तरीके से चलने लगता है। लड़की इस हालत में पूरी तरह लाल हो जाती है और उसे कस कर पकड़ लेती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि एक वेल डेवलप्ड बॉडी टच के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। टिंग शुआंग को बाहों में उठाकर वो कहता है कि वे नेस्ट की ओर जा रहे हैं। वो हल्का कांपते हुए मान जाती है जब हमारा हीरो उसे मजबूती से पकड़े रहता है। वो उसे बेड पर लिटाता है और पूछता है कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहती है। टिंग शुआंग कहती है कि उसे अच्छा लग रहा है। इसके साथ हमारा लड़का प्रोसेस जारी रखता है और लड़की की सांसें और तेज हो जाती हैं। कुछ देर बाद हमारा हीरो काफी थका हुआ और थोड़ा मैसी दिखता है उनकी छोटी सी जैम सेशन के बाद। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि लड़की इतनी थक गई कि गहरी नींद में चली गई। डिंग ये भी रिपोर्ट करता है कि उसका करप्शन कम हुआ है और उसे रिवॉर्ड में 30 पॉइंट्स मिले हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट राहत से कहता है कि उसकी सारी मेहनत आखिरकार काम आ गई, लेकिन वो इतना एग्जॉस्टेड है कि बेड पर ही बेहोश हो जाता है और कहता है कि उसे थोड़ी देर रेस्ट चाहिए। इधर ट्राइब में हमारे हीरो के घर पर रात उतर आती है। कूफू थोड़ी अनईजी लगती है, उसके हाथ अपने आप कांप रहे होते हैं। बुरी यादें उसे परेशान कर रही हैं और उसकी आंखों में अलग सी चमक है। उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत किसी तरह बढ़ गई है। वो सोचती है कि अगर ली युआनी फिर से ट्राइब छोड़कर गया तो वो कैसे गायब हो गया। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है। जेनी को ये पूरा हालात काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं और मुस्कुराते हुए देखती रहती है। हमारा हीरो आग जलाता है। टिंग शुआंग थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर जागती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो समझाता है कि वो थक गई थी और सो गई और पूछता है कि क्या अब वो रेस्टेड महसूस कर रही है। लड़की खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन पूछती है कि क्या वो जा रहा है। वो कंफर्म करता है कि उसे ट्राइब वापस जाना होगा क्योंकि उसके दोस्त वरिड हैं। वो उसे काम करता है, कहता है कि उसे पता है वो कहाँ रहता है, इसलिए वो भाग नहीं सकता। फिर पूछता है कि क्या उसे वो सब पसंद आया और क्या वो थोड़ा और चाहती है। टिंग शुआंग तुरंत हाँ कह देती है तो वो उससे कहता है कि उसे कुछ समय के लिए वापस जाने दे। हमारा प्रोटैगनिस्ट कसम भी खाता है कि वो भागेगा नहीं। प्यारा सा चेहरा बनाकर उसे मनाने की कोशिश करता है। टिंग शुआंग उदास होकर दूसरी ओर देखती है लेकिन मान जाती है। वो कहती है कि वो उसे एक शर्त पर जाने देगी, उसे पहले उसे मार्क करने देना होगा। वो समझाती है कि मार्क के जरिए वो उसे कभी भी ट्रैक कर सकेगी और उसे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। हमारा हीरो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो ये मार्क कैसे बनाएगी। बिना सोचे टिंग शुआंग आगे बढ़ती है और उसके गर्दन पर काटती है। वो उसके गले को चूमती है और वहां निशान छोड़ देती है। वो बताती है कि इस तरह वो उसे ट्रैक कर पाएगी। ली युआनी समझ जाता है कि इस लड़की को नाराज करना अच्छा आइडिया नहीं है। वो सोचता है कि ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर हो सकती है और आखिरकार वर्थ इट है। हल्की मुस्कान के साथ वो पूछता है कि क्या अब वो जा सकता है। वो मान जाती है। वे अलविदा कहते हैं और हमारा हीरो गुफा से बाहर निकल जाता है।
हाथ हिलाते हुए। बाहर आकर उसे अजीब लगता है कि उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया और वो सस्पिशियस हो जाता है। हमारा एमसी जंगल में एक छिपी हुई जगह ढूंढता है टेलीपोर्ट के लिए। टेलीपोर्ट करने से ठीक पहले वो किसी को जंगल में कुछ ढूंढ न पाने की शिकायत सुनता है। ली युआनी समझ जाता है कि ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट वही है और वही विलन कैप्चर करने आया था। ओजी प्रोटैगनिस्ट शिकायत करता है कि उसे कुछ नहीं मिला और उसका सिस्टम उसे सर्च छोड़ने के लिए मना करता है। ली युआनी समझता है कि उसके राइवल के पास भी सिस्टम है, इसलिए विलन पहले नहीं मिली। वो सोचता है कि वो ओरिजिनल हीरो से कम्पीट नहीं कर सकता और जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसका राइवल ज्यादा हैंडसम है और उसका सिस्टम भी बेहतर है और वो परेशान हो जाता है। रीमार्क खुद से बड़बड़ाता है कि उसे इस मैस की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो तय करता है कि वो बस भाग नहीं सकता और सिस्टम से वापस भेजने को कहता है। इधर विलेनस बेड पर लेटी हुई बोर हो रही होती है। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है। उसी पल ली युआनी मुस्कुराते हुए प्रकट होता है और कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आ गया था। टिंग शुआंग बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वो वापस इसलिए आया क्योंकि वो उससे दूर नहीं रह पाया। हमारा लड़का उसे गले लगाता है और कंफर्म करता है कि वो उसे अकेला छोड़ने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सका। वो कहता है कि जाने से पहले वो उसे वो नया आउटफिट पहनते देखना चाहता था जो उसने ढूंढा था। इस बहाने से टिंग शुआंग खुशी खुशी गिफ्ट पहनने को तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो काली ड्रेस में बाहर आती है और ली युआनी पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। वो पूछता है कि क्या उसे ह्यूमन रेस के कपड़े पसंद आए। टिंग शुआंग कहती है कि उसे उससे मिलने वाली हर चीज पसंद है। सिस्टम एक बड़ा पॉइंट रिवॉर्ड अनाउंस करता है। उसकी आंखों में दिल चमकने लगते हैं, ये दिखाते हुए कि वो कितनी खुश है। वो उसकी गोद में बैठ जाती है और पूछती है कि क्या वो अभी जा रहा है। हमारा लड़का कहता है कि वो उसके सो जाने तक रुकेगा। वो थोड़ी उदास होती है लेकिन मान जाती है कि उसे जाना ही होगा। रात जंगल पर उतर आती है और आधा चांद सितारों से भरे आसमान को रोशन करता है। ओजी प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सर्च जारी रखना रिस्की है और अभी के लिए चला जाता है। वो तय करता है कि बाकी लड़कियों को ढूंढेगा और बाद में इस विलेनेस को कैप्चर करेगा। सिस्टम की सहमति से वो टेलीपोर्ट करता है और जंगल से गायब हो जाता है। गुफा में हमारा हीरो टिंग शुआंग को देखता है जो गहरी नींद में सो चुकी है। सपने में वो कुछ शब्द बुदबुदाती है। वो सिस्टम खोलता है और टेलीपोर्ट एक्टिवेट करता है। एक पल में हमारा एमसी गायब हो जाता है, टिंग शुआंग को पीछे छोड़ते हुए। ली युआनी अपने घर के सामने प्रकट होता है। वो चारों ओर देखता है और राहत महसूस करता है कि किसी ने उसे आते नहीं देखा। लेकिन वो देखता है कि घर में अभी भी रोशनी है, यानी कूफू जाग रही है। चलते हुए ज़ेनी दूर से उसे देखती रहती है। उसकी क्यूरियोसिटी ली युआनी को लेकर और बढ़ जाती है। वो सोचती है कि वो इतनी एडवांस मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ली युआनी दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। अंदर वो कूफू को फॉक्स फॉर्म में फर्श पर सोता हुआ पाता है। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही वो तुरंत नॉर्मल फॉर्म में लौट आती है। ली युआनी पूछता है कि वो बेड पर नहीं फर्श पर क्यों सो रही है। वो मछली देखकर सोचती है कि वो अभी भी कमजोर है, इसीलिए सिर्फ 2 ही पकड़ पाया। कूफू बताती है कि डिनर तैयार है, लेकिन ली युआनी उसे परोसने से रोक देता है। गंभीर आवाज में वो पहले पूछता है कि वो फर्श पर क्यों सो रही थी। अजीब सी मुस्कान के साथ कूफू कहती है कि वो बस आदतन ऐसे सोती है। ली युआनी बताता है कि उसे सॉफ्ट बेड पसंद है और उससे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि अब से बेड पर बिना डरे सोए। कूफू पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है और सोचती है कि वो हाल ही में इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अपने टफ गाय एक्ट को बनाए रखने के लिए वो कहता है कि वो खुद खाना परोसेगा ताकि वो पॉइजन न मिला दे। हमारा एमसी किचन की ओर जाता है और कूफू उसके पीछे पीछे देखती हुई जाती है। वो सोचती है कि वो बदला नहीं है, लेकिन पहले जितना क्रूअल भी नहीं रहा, जो राहत की बात है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ी है और हमारे हीरो को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। ली युआनी हैरान होकर कहता है कि उसे अब समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रही है। डोडिंग कहता है कि वो अच्छा कर रहा है और उसे लेवल अप करने के लिए ऐसे ही चलते रहने को कहता है। आत्मविश्वास से भरकर ली युआनी खाना परोसता है और कूफू को बैठकर खाने का आदेश देता है, वरना ट्रबल होगा। वो ओबे करती है। वो कहता है कि उसे अपने घर में किसी को भूखा रहना पसंद नहीं। कूफू चॉपस्टिक्स पकड़े चुपचाप सिर हिला देती है। घर के बाहर ज़ेनी दोनों को डिनर करते देखती रहती है। अचानक ली युआनी को गर्दन पर जोर की खुजली महसूस होती है, जहां टिंग शुआंग ने काटा था। कूफू उसका रिएक्शन देखकर क्यूरियस हो जाती है। वो अचानक मेज पर जोर से हाथ मारती है और खड़ी हो जाती है, जिससे ली युआनी चौंक जाता है। उसका सिक्स्थ सेंस जाग जाता है। कूफू उसके गर्दन पर निशान देख लेती है। गुस्से में वो चिल्लाकर पूछती है कि उसे किसने मार्क किया। वो डार्क ट्राइब की ऑरा पहचान लेती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि कूफू सच में बहुत नाराज है। वो कहानी बनाता है कि उसे पकड़ लिया गया था और काटा गया, लेकिन वो भाग निकला। वो चेतावनी देती है कि अब डार्क ट्राइब की नज़र उस पर है और वो उसे मेटिंग के लिए मजबूर करेंगे। वो बोर्ड सा चेहरा बनाता है,
ये समझते हुए कि उसकी एनालिसिस सही है। वो फिर मेज पर जोर से हाथ मारती है, गंभीर आवाज में कहती है कि उन्हें ट्राइब से बहुत दूर किसी सेफ जगह जाना होगा। ली युआनी सवाल करता है तो वो समझाती है कि दूसरे ट्राइब्स का मार्ग कितना खतरनाक होता है। वो चॉपस्टिक्स मेज पर रख देता है और उसे घूर कर पूछता है कि क्या वो उसके हमेशा के लिए आजाद ना रहने से डर रही है। शर्माते हुए कूफू बुदबुदाती है कि वो बस उसे चोट लगते नहीं देखना चाहती। सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। मुस्कुराकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी लॉयल्टी की तारीफ करता है और डिनर खत्म करने को कहता है। कूफू चुप रहती है। वो कहता है कि वो थका हुआ है और कल बात करेगा। वो सोचता है कि उसे शांत रखना होगा ताकि वो दूसरी विलेनेस के बारे में ना जान पाए। रात में आधा चांद आसमान रोशन करता है जब वो कैंडल बुझाता है। ली युवानी बेड के किनारे बैठता है जहां कूफू फॉक्स फॉर्म में शांति से सो रही होती है। वो उसे देखता है और सोचता है कि वो कितनी कोजी लग रही है। वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके नरम फर पर हाथ फेरने लगता है। वो उसे गले लगाता है और सोचता है कि उसका फर कितना कम्फी है और मन में आता है कि वुल्फ बनना कैसा लगेगा। कूफू अचानक जाग जाती है, पूरी तरह एम्बैरेस्ड होकर सोचती है कि वो उसे कहाँ छू रहा है। वो मौके का फायदा उठाने का सोचता है। कूफू उससे टेल के बेस को छूने से रोकने को कहती है क्योंकि उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आ जाते हैं। हमारा लड़का जारी रखता है और वो सोचती है कि अगर वो नहीं रुका तो उसका शरीर अजीब महसूस करेगा। उसका हाथ फॉक्स गर्ल के सॉफ्ट फर पर फिसलता रहता है। हर टच पर वो सिहर जाती है। कूफू अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक प्यारी सी आवाज निकाल देती है। ली युआनी पूछता है कि क्या उसे पेटिंग से अनकंफर्टेबल लग रहा है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ी है और उसे पॉइंट्स मिले हैं। डोडिंग बेहद खुश होकर अनाउंस करता है कि नए पॉइंट्स के साथ सिस्टम शॉप अपडेट हो गया है। ली युआनी सिस्टम स्क्रीन की तरफ देखता है जो अब पहले से कहीं ज्यादा स्लिक और मॉडर्न दिख रहा है। शॉप अब लेवल 2 पर है और इन्वेंट्री में नए आइटम्स जुड़ गए हैं जिनमें से वो चुन सकता है। छोटी फॉक्स उसके और पास सिमट जाती है, ये सोचते हुए कि शायद वो पागल हो रही है क्योंकि उसके इतने करीब रहकर उसे इतना अच्छा लग रहा है। वो तय करती है कि कम से कम आज रात तो उससे लिपट कर ही सोएगी, बस इस पल को महसूस करने के लिए। हल्की सी मुस्कान के साथ हमारा लड़का छोटी फॉक्स से बहता है कि वो अच्छे से सोए और आराम करे। वो धीरे धीरे उसके फर पर हाथ फेरता रहता है जबकि कूफू उसकी गोद में गहरी नींद सो रही होती है। और इस तरह आधा चांद आसमान को रोशन करता हुआ रात शांति से गुजर जाती है। अगले दिन ली युआनी छोटी फॉक्स के साथ बीती रात के बाद काफी थका हुआ उठता है। वो बगल में देखता है और कूफू को उसकी ह्यूमन फॉर्म में शांति से सोता हुआ पाता है। वो हाथ बढ़ाकर उसका सिर हल्के से सहलाता है। अब पूरी तरह जाग चुकी कूफू कहती है कि उसे बाहर जाना है, लेकिन वो उसे डार्क ट्राइब से सावधान रहने की चेतावनी देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस सिर हिलाकर हामी भर देता है जब वो अपने कामों के लिए निकल जाती है। अकेला रहकर वो डोडिंग से शिकायत करता है कि वो बड़ी मुश्किल में फंसा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें जगह बदलनी चाहिए या नहीं। हमारा हीरो आह भरता है और कहता है कि औरतों को खुश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिस्टम बस उसका हौसला बढ़ाता है। वो आगे पीछे टहलने लगता है, इस प्रॉब्लम का कोई अच्छा सल्यूशन सोचने की कोशिश करता हुआ। अचानक वो रुक जाता है और लगता है जैसे उसे आखिरकार कोई आइडिया आ गया हो। वो तय करता है कि वो कूफू से मिलने जाएगा और ट्राइब छोड़ने के बारे में ठीक से बात करेगा। हमारा एमसी घर से निकलता है और पास के ऑर्चर्ड की ओर जाता है जहां वो अक्सर काम करती है। ऑर्चर्ड में कूफू शांति से सेब तोड़ रही होती है, लेकिन ओजी प्रोटैगनिस्ट भी वहां आ चुका होता है। वो दूर से कूफू को देख रहा होता है, आज उसे अपने काबू में करने का पक्का इरादा लिए। इसके लिए वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके एक बढ़िया आउटफिट चुनता है ताकि उसे इंप्रेस कर सके। सिस्टम आइटम की परचेस कंफर्म करता है जो 1 घंटे के लिए उसका चार्म बढ़ा देगा। कूफू ऑर्चर्ड में सेब तोड़ती रहती है, तभी अचानक कहानी का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट, हमारे लिए नकली, उसके सामने आकर उसका नाम पुकारता है। वो फ्रूट उठाने की पेशकश करता है, खुद को बड़ा अच्छा और हेल्पफुल दिखाने की कोशिश करते हुए। कूफू बिल्कुल इंप्रेस्ड नहीं होती और सोचती है कि उसका चेहरा इतना चमक रहा है जैसे उसने तेल से नहाया हो। वो उसकी मदद ठुकरा देती है, कहती है कि ये काम ट्राइब के स्लेव्स का है। झुंझलाकर ओजी प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद आउटफिट काम नहीं आई या फिर शायद वो हार्ड टू गेट खेल रही है। हमारा एमसी दूर से ये सब देख रहा होता है और उस परेशान करने वाले कीड़े जैसी हरकतों से बुरी तरह चिढ़ जाता है। उस बदतमीज को अपनी लड़की पर लाइन मारते देख वो गुस्से में तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है। हमारा लड़का ऑर्चर्ड में अपने राइवल की प्लान खराब करने के लिए मैनिपुलेटर मोड एक्टिवेट करता है। ली युआनी मीठी सी आवाज में उसे पुकारता है जिससे कूफू का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। हमारा हीरो पास आता है और नाटक करते हुए कहता है कि अब उसने मदद कर दी है तो उसकी जरूरत नहीं रही। वो मोटा दिमाग राइवल सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और मान लेता है कि लिन युआनी उससे कोई खतरा नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुड़कर जाने लगता है, लेकिन कूफू उसका स्लीव पकड़कर उसे रुकने को कहती है, उसके ड्रामा में पूरी तरह फंसकर। डोडिंग अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है और हमारे हीरो को बोनस में 5 और पॉइंट्स मिलते हैं।
जीत की मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके हाथ से फ्रूट बास्केट ले लेता है। वो कहता है कि वो इसे उठाएगा, लेकिन बदले में उसे बहुत स्वादिष्ट डिनर चाहिए। पीछे खड़ा राइवल पूरी तरह डम्बफाउंडेड रह जाता है, जबकि लिन युआनी अपने मन में उस पेस्की इंसेक्ट पर मिली क्विक विक्ट्री का जश्न मनाता है। पूरी तरह उलझा हुआ राइवल समझ नहीं पाता कि वो इतनी जल्दी लड़की कैसे हार गया। चिंतित होकर कूफू लिन युआनी से कहती है कि वो पहले वाले राइवल से सावधान रहे। स्लेव होने के बावजूद वो उसमें दिलचस्पी ले रहा था। हमारा लड़का उसके एनालिसिस से सहमत होता है और दोनों चलते रहते हैं। कूफू उससे कहती है कि वो ऑर्चर्ड में जैसा अजीब बिहेव कर रहा था वैसा फिर ना करे। वो पूछता है कि उसका मतलब क्या है, तो वो समझाती है कि ट्राइब के दूसरे आदमी उसे इस वजह से नीचा दिखाएंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो मैनिपुलेटर मोड की बात कर रही है, जिससे उसने उसे थोड़ा टीज किया था। वो हल्के से उसके सिर पर थपकी देता है, पास आकर पूछता है कि क्या अब वो उससे डरती नहीं है। कूफू के पास कोई जवाब नहीं रहता। हमारा हीरो कहता है कि उसे दूसरों की परवाह नहीं है, क्योंकि अब वो बस उसका कर्ज चुकाना चाहता है। कूफू पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है और सोचती है कि वो सच में बदल गया है और शायद इतना बुरा भी नहीं है। इस मूव से उसकी अफेक्शन लेवल और बढ़ जाती है, साफ दिखाता है कि वो उसे पूरी तरह जीत चुका है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और सोचता है कि वो बस एक किताब का कैरेक्टर थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि कूफू उससे कहीं ज्यादा है और उसे सच में जीतना पड़ेगा। वो हल्की सी स्मर्क के साथ कहता है कि जब वो मुस्कुराती है तो बहुत खूबसूरत लगती है और उसे उसके न होने पर भी मुस्कुराना चाहिए। कूफू की आंखें फैल जाती हैं और वो पूरी तरह शर्माकर दूसरी ओर देख लेती है। माहौल तोड़ने के लिए वो लाल टमाटर जैसी शक्ल बनाकर उसे खाने के लिए घर चलने को कहती है। रास्ते में वो उसके लिए खाना बनाने की पेशकश करता है, लेकिन कूफू को उसका बर्ताव काफी सस्पिशियस लगता है। दूर से राइवल दोनों को साथ जाते हुए देखता है। उसे एहसास होता है कि हमारा हीरो शायद एक और ट्रांसमाइग्रेटर है और अब एक असली खतरा बन चुका है। उसका सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि लिन युआनी के विलेनस कैप्चर करने से पहले उसे तेजी से कदम उठाना होगा। राइवल एक प्लान बनाना शुरू करता है, ये याद करते हुए कि ट्राइब में विंटर आने वाला है। सिस्टम उससे पूछता है कि नए राइवल के आने के बाद उसका प्लान क्या है। उसे डार्क ट्राइब की एक लड़की याद आती है जो उसके गोल के लिए यूजफुल हो सकती है। राइवल तय करता है कि वो उस लड़की का यूज करके हमारे लड़के को हटाएगा और कहानी को वापस ट्रैक पर लाएगा। इस प्लान के साथ पेस्की इंसेक्ट मुड़कर चला जाता है। ली युआनी के घर में डिनर के लिए टेबल सजी थी और गर्म खाना रखा था। हमारा हीरो कूफू को सूप देता है, तभी अचानक एक एनर्जी ब्लास्ट कमरे को चीरता हुआ केओस फैला देता है। वो इस अचानक हमले से चौंक जाता है। एक अटैक ली युआनी के पास से तेजी से निकल जाता है, जिसे वो आखिरी पल में डॉज कर लेता है। हमलावर एक महत्वपूर्ण औरत होती है, जिसके हाथ में चिडोरी जैसी दिखने वाली अटैक होती है। हमला होने से पहले कूफू उसके सामने कूद जाती है। तेज वार कूफू की बाह पर एक छोटा सा जख्म छोड़ता है और उसे पीछे उछाल देता है। ली युआनी उसे पकड़ता है, घबराया हुआ, और समझ जाता है कि उसे उसकी वजह से चोट लगी है। कूफू पूछती है कि क्या ये वही औरत है जिसने उसे मार्क किया था, लेकिन हमारा हीरो तुरंत इनकार कर देता है। इंट्रूडर ठंडी आवाज में कहती है कि उसे तुरंत एलिमिनेट करना होगा। वो समझाती है कि वो तभी जिंदा रह पाएगी जब हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने रास्ते से हटा देगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां राइवल उसे ली युआनी को मारने के बदले अपनी स्लेव बनने का ऑफर देता है। वो उसके ट्राइब को पहचान और आजादी देने का वादा करता है, लेकिन औरत इस ऑफर को लेकर बहुत सस्पिशियस होती है। दुष्ट मुस्कान के साथ राइवल पूछता है कि वो झूठ क्यों बोलेगा जब वो उससे एहसान मांग रहा है। वापस वर्तमान में वो फिर से ली युआनी पर हमला करने दौड़ती है, अपनी प्लान पूरा करने के लिए। उसका एक और शक्तिशाली अटैक कूफू को सीधे लगता है। एनर्जी ब्लास्ट के बाद वो कूफू को जोरदार किक मारती है। जेनिये लड़ाई की आवाज सुनकर घबरा जाती है और देखने चली आती है। वो डार्क ट्राइब की प्रेजेंस महसूस करती है और मदद के लिए एक एनर्जी स्फीयर तैयार करती है। लेकिन हमारा हीरो भी एक्शन में आ जाता है, अपने हाथ में सुनहरी एनर्जी बॉल बनाते हुए। रहस्यमयी औरत पलटती है, हैरान होकर, जब उसे लिन युआनी की जबरदस्त पावर महसूस होती है। उस जबरदस्त अटैक से वो विलेनस को सीधे घर के बाहर फेंक देता है। वो बुरी तरह घायल होकर गिर जाती है, समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या। एक पल में लिन युआनी उसके जमीन पर गिरने से पहले ही डिस्टेंस बंद करके अटैक कॉम्बो पूरा करता है, उसे फिर से मारते हुए। वार सीधे उसके पेट पर लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। जेनी ये थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करती है, ये सोचते हुए कि हमारे हीरो के पास और कितने सरप्राइज छुपे हैं। और जब धूल बैठती है तो हमारा रेजिडेंट बैडएस जरा भी खुश नहीं दिखता, क्योंकि किसी ने उसकी छोटी फॉक्स से छेड़खानी की थी। लिवानी का पैर हारी हुई विलेनस स्टिंग पर रखा हुआ है, जबकि फॉक्स गर्ल कूफू ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड खड़ी है। फॉक्स गर्ल कूफू को यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, और वो सोचने लगती है कि कोई इस लेवल पर कैसे लड़ सकता है। फिर हमारा हीरो जमीन पर गिरी लड़की के पास जाता है और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछता है, तुझे किसने भेजा? विलेनस अब भी जमीन से चिपकी हुई है, हिल भी नहीं पा रही, क्योंकि हमारे लड़के का पैर उसके पेट पर दबा हुआ है। उसी पल हमारे एमसी का हाथ लाल एनर्जी से चमकने लगता है, जिससे उसके इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं।
हाथ आग की लपटों में घिरा हुआ वो लड़की को धमकाता है, लेकिन वो फिर भी मुंह खोलने को तैयार नहीं होती। लियानी उसे चेतावनी देता है कि अगर वो बोलेगी नहीं तो उसे जिंदा रखने की कोई वजह नहीं है। छोटी कूफू हमारे हीरो को देखती है, अब भी उस जबरदस्त पावर को समझने की कोशिश करती हुई जो उसने अभी अभी दिखाई थी। फिर वो फॉक्स गर्ल की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसके हाथ के अलावा कहीं और चोट लगी है। फॉक्स गर्ल थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है कि उसने ये सारी टेक्निक्स कब सीख ली। हमारा लड़का कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इस सडन पावर अप के लिए उसके पास कोई सही बहाना नहीं है। असल सच्चाई ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने डिंग सिस्टम की शॉप से एक पावरफुल नई कल्टीवेशन मेथड खरीदी थी। वो एक कहानी बना देता है कि शैडो ट्राइब द्वारा पकड़े जाने के दौरान उसे कोई डिवाइन एपिफनी मिली थी और वहीं से उसने ये नए ट्रिक्स सीखे हैं। इस छोटी बातचीत के बाद हमारा एमसी फॉक्स गर्ल के साथ वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जेनी ने सब कुछ सुन लिया होता है और उसे लगता है कि किसी तथाकथित डिवाइन रेवलेशन से ये सब सीखना नामुमकिन है। हरी बालू वाली औरत जेनी दूर से सब कुछ देखती रहती है, ये सोचते हुए कि अभी अभी क्या हुआ। फिर उसकी नज़र फॉक्स गर्ल पर जाती है और वो महसूस करती है कि घायल होने के बावजूद कूफू में कुछ खास है। जेनी महसूस कर सकती है कि फॉक्स गर्ल के अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल छिपा हुआ है जो किसी चीज से सील किया गया है। मुस्कुराते हुए हरे बालों वाली औरत सोचती है कि इस गांव में उसे काफी दिलचस्प चीजें मिली हैं। उसी समय कुछ विलेजर्स वहां पहुंचते हैं और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है कि शैडो ट्राइब का एक सदस्य घुसकर उसे और कूफू को मारने आया था। बाकी विलेजर्स गुस्से में आ जाते हैं, सोचते हुए कि दुश्मन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उनके इलाके में घुसे। फिर उनमें से एक आदमी देखता है कि शैडो ट्राइब का इंट्रूडर अब जिंदा नहीं है। विलेज चीफ पूछता है कि ये किसने किया। हमारा हीरो शांति से जवाब देता है कि ये उसी ने किया। वो आदमी चौंक जाता है, लेकिन लियानी कहता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि दुश्मन अंदर कैसे घुसा। हमारा एमसी पहले से शक करता है कि इसका रिश्ता उसी आदमी से है जिसे उसने पहले डिंग सिस्टम की धमकी दी थी। फॉक्स गर्ल चीफ को बताती है कि गांव में एक ट्रेटर है जिसने इंट्रूडर की मदद की है। लियानी जोड़ता है कि विंटर आने वाला है, इसलिए वे सिर्फ बड़े रिवॉर्ड के लिए ही हमला करेंगे। ये सुनकर विलेज चीफ सीधे हमारे लड़के को देखता है और पूछता है कि क्या उसने हाल में किसी को नाराज किया है। हमारा हीरो बेवकूफ बनने का नाटक करता है, कहता है कि कोई उसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि चीफ काफी शार्प है। फॉक्स गर्ल कूफू से उस आदमी की याद दिलाती है जो उसके पीछे पड़ा था और कहती है कि 10 में से 9 बार वही कल्प्रिट होता है। विलेज चीफ गुस्से में आ जाता है क्योंकि कूफू लिवानी की सर्वेंट है और हमारा लड़का सस्पेक्ट का नाम शीतयान रुई बताता है। चीफ को याद आता है कि यही आदमी शेल्टर मांगने आया था और वो तुरंत गार्ड्स को उसे पकड़कर लाने का आदेश देता है। कुछ ही देर में शीतयान रुई गार्ड्स के साथ लाया जाता है और वो पूरी सिचुएशन को लेकर काफी काम दिखता है। चीफ सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि लिवानी को शक है कि उसी ने उसे फंसाया है, लेकिन शीतयान रुई इनोसेंस अकार्ड खिलता है, कहता है कि किसी पर आरोप लगाने के लिए प्रूफ चाहिए। विलेज चीफ उसकी बात से सहमत लगता है, कहता है कि उसकी बात में दम है और वो क्रिमिनल जैसा नहीं दिखता। फिर सस्पेक्ट हमारे लड़के की बुराई शुरू कर देता है, कहता है कि वो तो बस एक स्लैकर है जो पकड़ा गया और अजीब हालात में लौट आया। वो शक पैदा करता है, पूछता है कि दुश्मन द्वारा पकड़े जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सुरक्षित कैसे लौट आया। हमारा हीरो चिढ़कर जवाब देता है कि वो लड़ सकता है और थोड़ी किस्मत भी साथ थी। इस पर फॉक्स गर्ल कूफू आगे बढ़कर अपने मास्टर का बचाव करती है, कहती है कि उसने इंट्रूडर को अपने हाथों से मारा है। विलेज चीफ पूछता है कि क्या ये सच है, और फॉक्स गर्ल पुष्टि करती है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सस्पेक्ट थोड़ा चौंक जाता है और उसी पल हमारे लड़के के गर्दन पर मार्क दिखता है। वो मार्क दिखाकर सबको बताता है कि ये शैडो ट्राइब का निशान है जो उसके बिट्रेयल का सबूत है। सस्पेक्ट आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, सोचता है कि अब हमारा लड़का उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हमारा हीरो आह भरता है, जानता है कि ये सब समझाना मुश्किल है और बहस करने से हालात और बिगड़ेंगे। तो लियानी चीफ को बताता है कि वो और कूफू यांगशान शहर जाने वाले हैं दुश्मनों से बचने के लिए। वो मानता है कि उसे मार्क किया गया है और अगर वो रुका रहा तो जिसने उसे मार्क किया है वो उसे ढूंढ लेगी। विलेज चीफ चिंतित होकर पूछता है कि नई सिटी में वो खुद को कैसे संभालेगा, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने मन बना लिया होता है। कहता है कि जब कोई उस पर यकीन ही नहीं करता तो उसे मन बदलने की जरूरत नहीं है। शीतयान रुई इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो सबके सामने आकर चिल्लाता है कि हमारे हीरो को जाने की इजाजत नहीं है। वो पैनिक कर रहा होता है क्योंकि अगर कूफू उसके साथ चली गई तो उसकी मिशन पूरी तरह फेल हो जाएगी। विलेज चीफ उससे पूछता है कि उनकी डिपार्चर का उसके फ्यूचर प्लान से क्या लेना देना। शीतयान रुई दावा करता है कि हमारा हीरो सजा से बचने के लिए भाग रहा है और गांव के लिए खतरा है। हमारा लड़का पलटकर पूछता है कि उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है और अगर वे एलाय होते तो दुश्मन उस पर हमला क्यों करता।
फॉक्स गर्ल कूफू उस आदमी को मौत जैसी नजर से देखती है जो उसके मास्टर पर ट्रेटर होने का आरोप लगा रहा है। उसी समय शीटियन रुई के सामने डूइंग सिस्टम की स्क्रीन आती है जो चेतावनी देती है कि कूफू की करप्शन वैल्यू बढ़ रही है। सिस्टम उसे टॉपिक बदलने और अगला कदम सोच समझकर उठाने को कहता है। डूइंग सिस्टम यह भी चेतावनी देता है कि यांगशान में भी विलेनेसेस हैं और किसी भी हाल में शीटियन रुई तय करता है कि वो वहां जाएगा। वो कहता है कि वो जो चाहे करें और सबकी तरफ पीठ करके चला जाता है। हमारा हीरो और कूफू उसे जाते हुए देखते हैं, उसकी मुट्ठी भिजी हुई, गुस्से से भरी। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसे कूफू के सो कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट से प्रभावित होने की चिंता नहीं है। फॉक्स गर्ल भी सोचती है कि उस आदमी के इरादे बेहद घिनौने और गलत हैं। हमारा लड़का चीफ से कहता है कि वो कभी गांव से धोखा नहीं करेगा और अब वो और कूफू सामान बांधने जा रहे हैं। चीफ उसे अच्छी जिंदगी जीने और अपने तरीके बदलने की सलाह देता है और हमारा लड़का वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। घर पहुंचकर वे देखते हैं कि इंट्रूडर से लड़ाई में दरवाजा पूरी तरह टूट चुका है। हमारा हीरो कहता है कि दरवाजा ठीक करने की जरूरत नहीं, जो टूटा है उसे टूटा ही रहने दो। कूफू थोड़ी उदास हो जाती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे ये जगह वैसे भी कभी पसंद नहीं थी और इसे नई शुरुआत समझने को कहता है। उनके हाथ जुड़ते हैं, सुकून और नए आगाज का वादा करते हुए। मुस्कुराते हुए निकलते समय हमारा मेन कैरेक्टर वादा करता है कि वे एक नया सुंदर घर बनाएंगे। हैरान होकर कूफू उसके शब्द दोहराती है, अब भी यकीन ना करते हुए। वो हमारा घर कहकर पुष्टि करता है और दोनों हाथ में हाथ डालकर नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेटते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कूफू से कहता है कि सो जाए क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। फॉक्स गर्ल पूछती है कि टूटे दरवाजे के साथ वे कैसे सोएंगे। हमारा हीरो जवाब देता है कि यहां कुछ भी कीमती नहीं है और अगर कुछ है तो वो सिर्फ वही है। फिर लुआनी पूछता है कि क्या वो उसके साथ सोना चाहेगी, जिससे फॉक्स गर्ल पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो समझाता है कि ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है और ये उनकी आखिरी रात है, वो कुछ स्केची नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि वो चाहे तो एनिमल फॉर्म में बदल सकती है। कूफू थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार एक अहम फैसला लेती है। वो बिस्तर पर बैठती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने कुछ किया तो वो पूरी ताकत से लड़ेगी। सब तय होने के बाद कमरे में आग जलाई जाती है ताकि अंधेरी रात में रोशनी रहे। दोनों पीठ से पीठ लगाकर लेटते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कूफू को नींद नहीं आती। वो सब कुछ सोचती रहती है और ये भी कि उसका मास्टर कितना बदल गया है। वो याद करती है कि वो पहले कैसा था और अब कितना अलग हो गया है। जब हमारा मेन कैरेक्टर शांति से सो रहा होता है, फॉक्स गर्ल उसे चुपचाप देखती रहती है। कूफू मन ही मन वादा करती है कि अगर वो उसे ऐसे ही अच्छा रखेगा तो वो भविष्य में उसके साथ अच्छी जिंदगी जिएगी। हमारा लड़का जो सोता हुआ लग रहा था कहता है कि कुछ भी जबरदस्ती मत करो, आराम से चलो। उसी पर डूइंग सिस्टम कूफू की अफेक्शन वैल्यू डिटेक्ट करता है और काफी खुश होता है। उसकी अफेक्शन 2 पॉइंट्स और बढ़ जाती है और हमारे हीरो को सिस्टम से 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। डूइंग सिस्टम होस्ट को बधाई देता है कि उसने सिर्फ एक सेंटेंस से पूरा पासा पलट दिया। हमारा लड़का अपने पुराने सेल्फ की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब उसे वैसा कभी ट्रीट नहीं करेगा, कभी नहीं। उसकी बातों से पिघलकर फॉक्स गर्ल उसे जोर से गले लगा लेती है। मुस्कुराते हुए वो भी हामी भरती है, उसके साथ नई जिंदगी के वादे से बेहद खुश दिखाई देती है। रात गुजर जाती है और अगली सुबह हमारा हीरो वापस घर आ चुका होता है, थोड़ी देर आराम करने के लिए। जागते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को कूफू को देखते हुए पाता है जो उसके बगल में सो रही होती है। वो सोचता है कि वो बस एक ग्रे हार्ट दूर है उसे पूरी तरह जीतने से और उसे कोशिश जारी रखनी होगी। उसी पल कूफू धीरे धीरे लंबी नींद के बाद हिलने लगती है। चौंकते हुए वो जागती है और देखती है कि हमारा हीरो पूरी रात वहीं उसके पास बिस्तर पर सोया रहा। कूफू कहती है कि वो पिछली रात बहुत गहरी नींद में सोई थी, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो जवाब देता है कि अच्छा है, 2 लोगों के साथ ज्यादा गर्मी रहती है और वो अब उठने ही वाला है। ली युआनी उससे कहता है कि वो सामान पैक करना शुरू करे क्योंकि वो बाद में लौटकर उसकी मदद करेगा। कूफू पूछती है कि क्या इतने अचानक निकलना कोई जरूरी बात है। हमारा लड़का समझाता है कि वे यांगशन शहर जा रहे हैं और उसे कुछ पेपर वर्क निपटाना है। वो उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरता है और कहता है कि उसके लौटने तक इंतजार करे। इतना होते ही सिस्टम उसे बधाई देता है लेकिन याद दिलाता है कि अभी और भी विलेनेसेस को बचाना है। ये कहकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शहर में जरूरी काम निपटाने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन दूर से ज़्यानी ली युआनी को देख रही होती है और सोचती है कि वो पैकिंग छोड़कर क्यों चला गया। अचानक हमारा हीरो हवा में गायब हो जाता है, जिससे हरे बालों वाली औरत पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है। ज़्यानी सोचती है कि उसने इतनी ताकतवर डिसअपियरिंग स्पेल कहाँ से सीखी। फिर उसके मन में आता है कि अगर वो उसे डिवावर कर ले तो वो टेक्निक खुद के लिए चुरा सकती है। अपने जख्म भर चुके देखकर वो तय करती है कि वो भी उसे सिटी तक फॉलो करेगी। इधर हमारा हीरो उस गुफा की ओर दौड़ रहा होता है जहां टिंगशॉन्ग उसका इंतजार कर रही होती है।
वो 5 पॉइंट्स में खरीदे गए मांस की टोकरी के साथ खुश मिजाज पहुंचता है और उसका नाम पुकारता है। ये सुनते ही काले बालों वाली विलेनेस सामने आती है और छलांग लगाकर उसकी बाहों में कूद जाती है, उसे जोर से गले लगाती हुई। वो उस पर सवालों की बौछार कर देती है, लेकिन हमारा लड़का उसे शांत होने को कहता है और अंदर चलने को बोलता है। ली युआनी बताता है कि उसे चिंता थी कि उसके पास हाइबरनेट करने के लिए खाना नहीं होगा। फिर वो जोड़ता है कि वो जानता है कि वो असल में हाइबरनेट नहीं करती, इसलिए उसे उसके जख्मों के लिए डॉक्टर लाना होगा। अचानक टिंगशुआंग गंभीर हो जाती है और उसे वहीं रुकने को कहती है। वो शक करते हुए पूछती है कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। हमारा हीरो समझ जाता है कि वो काफी शार्प है, तो वो सावधानी से मांस की टोकरी जमीन पर रख देता है। वो मजबूती से उसके हाथ पकड़ता है, हालात को शांत करने की कोशिश करते हुए। वो कसम खाता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, बस उसके सोते समय उसके जख्मों का इलाज करना चाहता था। टिंगशुआंग कहती है कि उसे फिर भी डर लग रहा है, लेकिन वो बस उसे नर्म मुस्कान के साथ देखता है। हमारा हीरो उसे गले लगाता है और कहता है कि वो उसके डिस्ट्रस्ट को समझता है, क्योंकि उसका सफर बहुत मुश्किल रहा है। वो वादा करता है कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि उसे एक स्टेबल लाइफ दे सके। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका अफेक्शन लेवल बढ़ रहा है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या उसने कभी उससे झूठ बोला है। टिंगशुआंग पुष्टि करती है कि नहीं, और एक गुलाबी हार्ट दिखाई देता है। सिस्टम सेलिब्रेट करता है कि उसे एक साथ 80 पॉइंट्स मिले हैं। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके बालों की खुशबू लेता है, ली युआनी खुद को पूरा स्कमडैग महसूस करता है, लेकिन डिंग उसे दिलासा देता है, कहता है कि ये वर्ल्ड पीस और उसकी सर्वाइवल के लिए है। काले बालों वाली विलेनेस और करीब आती है और पूछती है कि क्या वो जाने से पहले फिर से ऐसा कर सकते हैं। वो प्रोवोकेटिव नजर से उसकी ओर बढ़ती है और हमारा हीरो पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाता है, उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। वो पैनिक करने लगता है, सोचता है कि ऐसी इन्विटेशन को कौन मना कर पाएगा। हमारा एमसी फिर फोर्थ वॉल तोड़ते हुए ऑडियंस से पूछता है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। ली युआनी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकिन साफ कहता है कि ये सिर्फ एक मैसेज होगा और इससे आगे कुछ नहीं होगा। काली बालों वाली विलेनेस शरारती मुस्कान के साथ सहमत हो जाती है, काफी संतुष्ट दिखती हुई। कुछ देर बाद रात हो जाती है और हमारा हीरो टिंगशुआंग से विदा लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर वो अंधेरे में कूफू को पुकारता है, उसे बताता है कि वो वापस आ गया है। फॉक्स गर्ल दरवाजे पर मुस्कान के साथ आती है, मीठी और खुश आवाज में उसका स्वागत करती हुई। कूफू खुशी से बताती है कि पैकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सफर के लिए लाए गए कुछ मछलियां और एक मुर्गी मेज पर रखता है। वो देखता है कि वो कितनी व्यस्त रही है और कहता है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। फॉक्स गर्ल के गाल लाल हो जाते हैं और वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है। अचानक वो पूरी ताकत से उसे गले लगा लेती है। कूफू उससे कहती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा ना बने, क्योंकि उसे डर है कि वो उसकी काइंडनेस से बहुत ज्यादा जुड़ जाएगी। और फिर अगली सुबह दोनों आखिरकार गांव छोड़ देते हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी उन्हें सलाह देता है, चेतावनी देता है कि बड़ी सिटी खतरनाक होती है। ली युआनी उसे धन्यवाद में गले लगाता है और सोचता है कि इस शरीर का पिछला मालिक पूरा स्क्रू अप था। बुजुर्ग मजाक करता है कि वो तो एक मदर हेन की तरह चिंता करता है। वो विदा लेता है और कहता है कि अगर कुछ ठीक ना चले तो वे वापस आ सकते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि अंकल सू उसे पिता की तरह मानते हैं और वो जरूर मिलने आएगा। दोनों हाथों में हाथ डाले यांगशान सिटी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। 2 दिन बाद वे खूबसूरत वाटरफॉल पर पहुंचते हैं और आराम करने का फैसला करते हैं। सफर थका देने वाला रहा होता है, तो वे अपना सामान जमीन पर रख देते हैं थोड़े ब्रेक के लिए। हमारा लड़का स्ट्रेच करता है और कुफू से कहता है कि वो नहाने चली जाए, जबकि वो फायरवुड इकट्ठा करेगा। लेकिन कुफू ये काम खुद करने की पेशकश करती है। हमारा हीरो उसे खुद को स्लेव की तरह ट्रीट करने से मना करता है, क्योंकि वे ट्राइब छोड़ चुके हैं। वो कहता है कि अब से वे खुद को फैमिली समझें। फॉक्स गर्ल अपने मन में फैमिली शब्द दोहराती है, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। हमारा लड़का कहता है कि वो आगे चली जाए, उसने पहले ही देख लिया है, वहां कोई नहीं है। दिल जोर जोर से धड़कते हुए कुफू उसकी काइंडनेस से पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका अफेक्शन बढ़ रहा है और ली युआनी गर्व से कहता है कि दुनिया को बचाना उसका फर्ज है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट जंगल में फायरवुड इकट्ठा करने चला जाता है। चलते हुए वो नोटिस करता है कि यहाँ की वेजिटेशन काफी डेंस और अजीब है। जमीन कांटों से भरी बेलों से ढकी होती है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। उसी समय 2 डिंग उसे अलर्ट करता है कि फॉरेस्ट ट्राइब की एक विलेनेस इस इलाके में रहती है। हमारा हीरो अपनी किस्मत पर हैरान हो जाता है। सिस्टम कोऑर्डिनेट स्कैन करना शुरू करता है एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करने के लिए। घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ सिस्टम कंफर्म करता है कि वे सच में विलेनेस के टेरिटरी में आ चुके हैं। अचानक कांटों से भरी एक बेल कहीं से निकलकर हमारे हीरो पर हमला कर देती है। वो बेल उसके शरीर को कसकर लपेट लेती है, उसे पूरी तरह इम्मोबिलाइज कर देती है। बेल उसे हवा में उठा लेती है, उल्टा लटकाकर छोड़ देती है।
हमारा प्रोटैगनिस्ट पेड़ की टहनी से उल्टा लटका रहता है, घबराकर सोचता है कि ये सब क्या हो गया। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या ये विलेनस एक यान्डरे है जो शक्ल देखकर जज करती है। ये सोचकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसे पसंद नहीं आया मतलब वो हैंडसम नहीं है। सिस्टम बताता है कि उसका फेस 10 में से 6 है। वो हार सा महसूस करता है, लेकिन डिंग उसे दिलासा देता है। उसी पल घने अंधेरे जंगल के बीच एक तेज रोशनी चमकती है। अचानक एल्फ ईयर्स और सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत औरत हवा में तैरती हुई प्रकट होती है। वो शरारती मुस्कान के साथ उसे देखती है और कहती है कि वो वुल्फ ट्राइब का युवा है। वो उसके पास आती है और कहती है कि काफी समय बाद उसने कोई जिंदा प्राणी देखा है। हमारा लड़का सोचता है कि शायद वो सील की गई थी और ये उसका मेन बॉडी नहीं है। रहस्यमयी ब्लॉन्ड औरत करीब आती है और उसका नाम पूछती है। ली युआनी अपना नाम बताता है और मन ही मन दुआ करता है कि वो उसे खा न जाए, क्योंकि खाने को नाम से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो उसे सूंघती है और कहती है कि उसकी खुशबू डिलिशियस है, और हमारा हीरो पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है। विलेनेस उसका नाम गहरी नजर से दोहराती है, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। वो चुपचाप उसे देखती रहती है, जैसे तय कर रही हो कि उसके साथ क्या करना है। फिर ब्लॉन्ड औरत कहती है कि वो उसे ढूंढेगी और गायब हो जाती है। इसके साथ ही उसे पकड़े हुए बेल उसे छोड़ देती है और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। हमारा हीरो सिर के बल गिरता है और दर्द की शिकायत करता है जब बेल जंगल में वापस चली जाती है। उसी समय पास ही मौजूद कुफू वहां पहुंचती है और सब देख लेती है। डरी हुई वो दौड़कर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। ली युआनी उठता है और समझाता है कि वो बस फॉरेस्ट ट्राइब के कुछ लोगों से टकरा गया था। दोनों साथ आगे बढ़ते हैं और वो कहता है कि इस जगह की ऑरा बहुत डार्क और अप्रेसिव है। कुफू सहमत होती है और सुझाव देती है कि उन्हें जल्दी से कहीं और कैंप करना चाहिए। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।